हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 9 से टॉपिक्स पढ़ेंगे, 4 से 5 टॉपिक्स कवर करने की ट्राई करते हैं आज वाली क्लास में, बाकी नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो में करेंगे। ऑडिट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमने ऑडिट करना है किसका? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। मान लीजिए आप किसका कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, हम पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, पीयू। अब हमने पीयू का ऑडिट करने जाना है, हमारे पास पीयू का ऑडिट आया और उन्होंने मेरे को बुलाया एज़ एन ऑडिटर कि सर हमारा आके ऑडिट कर दीजिए। मैं कहूँगा सर बिल्कुल ऑडिट कर देता हूँ। अब अगर आपने किसी का भी ऑडिट करना होता है तो हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई वो यूनिवर्सिटी है, किस तरीके से एस्टेब्लिश हो रखी है, कौन सी उसके ऊपर रेगुलेशंस लगती होंगी, कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स लगती होंगी, थोड़ा बहुत तो आइडिया लेना पड़ेगा ना, वरना नॉन कंप्लायंस से कैसे पता चलेगा आपने कि हाँ नॉन कंप्लायंस करती है या नहीं करती? जब आपको पता ही नहीं कंप्लायंस क्या होता है, तो नॉन कंप्लायंस भी नहीं समझ पाएंगे। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है। पहले नंबर पे आप उसके बारे में पहले उसका बैकग्राउंड समझिए, थोड़ा बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन लीजिए, जैसे कि एग्जामिन करिए उसकी ट्रस्ट डीड और उसकी रेगुलेशंस को, ठीक है। यूजुअली हर किसी कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा या ट्रस्ट डीड होगी, जैसे कि जो यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है इनकी ट्रस्ट डीड्स बनती हैं, तो हर किसी के वाइज कौन सा सेक्टर का आप ऑडिट कर रहे हैं उसके बारे में सोचना, ठीक है, कि भाई उसके लिए कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट चलता होगा। तो इसके अंदर क्या है, पहले हम क्या करेंगे, ट्रस्ट डीड। तो इंपॉर्टेंट कौन सा है, मैं ब्लू से मार्क करता हूँ, ट्रस्ट डीड्स एंड रेगुलेशन। तो पहले नंबर पे आपको क्या करना है, आपको एग्जामिन करनी पड़ेंगे उनकी ट्रस्ट डीड, और ये कि भाई देखना पड़ेगा आपने वो यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई है तो हुई कैसे है, पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो उनका आपने लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन फ्रेम अंडर द, तो उनकी क्या रेगुलेशन उनके ऊपर लगती हैं, एक्ट ऑफ लेजिस्लेशन क्या लगता है उनके ऊपर, यूनिवर्सिटी बनी है, कॉलेज बना है, प्राइवेट है, पब्लिक है, किस तरीके से है, आपको प्रॉपर तरीके से पहले क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर दूसरा, रीड क्या कर सकते हैं आप, मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड कर सकते हैं, एमओएम। आप रीड थ्रू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी के अगर आप मिनट्स वगैरह रीड करेंगे, आपको पता चल जाएगा क्या, किस तरीके के रेजोल्यूशंस पास करें कंपनी के अंदर, कंपनी किस तरीके के रेजोल्यूशन ले रही है, उनके क्या डिसीजंस हैं, कैसे कंपनी काम करने वाली है, पूरे के डिसीजन उनके क्या, कैसे ऑपरेशंस करने वाली है, एक्सपेंडिचर कैसे सैंक्शन होता है, इसकी कहानी के बारे में सारे पॉइंट याद नहीं रखने, बस जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो याद रखना है। क्या याद रखना है कि मैं पहले क्या एग्जामिन करूंगा, एज एन ऑडिट ट्रस्ट या रेगुलेशन को एग्जामिन करूंगा, चेक करने के लिए कि उनके ऊपर कौन सी रेगुलेशन के अंडर क्या आती है, यूनिवर्सिटी आती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग रीड करना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर कौन कौन सी कंपनी ने अपना जो यूनिवर्सिटी उसने रेजोल्यूशन क्या पास कर रखे हैं, रिलेटेड टू किसके अंदर, रिलेटेड टू रिसीट्स, डोनेशन, एक्सपेंडिचर के अंदर, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जो हेड है बस उनका नाम लिख देना। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने आपको दे दिए, आपको अगर जनरिक आता है तो 1 पॉइंट, अगर कॉमन इसी में से आ जाए तो दोनों पॉइंट याद रखने की जरूरत है। तो आपको 1 पॉइंट आपने यहाँ से लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। ट्रस्ट डीड या रेगुलेशन वाला पॉइंट उठा लो यहाँ से। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या सबसे पहली चीज क्या आती है, पैसा कैसे कमाती है यूनिवर्सिटी, फी आती होगी स्टूडेंट्स के साथ से, तो पहले आती है फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स आई तो पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि भाई जो आपके पास फीस फ्रॉम द स्टूडेंट आती है उसके लिए आप एक रजिस्टर मेंटेन करता है पहले। अगर आप कभी भी देखोगे एडमिशन स्कूल भी जाते थे तो स्कूल वाला बंदा जैसे आप जाते थे फीस देने को एक रजिस्टर खोल लेता था, आपका नाम लिखा होता था उसका, क्या अब तो थोड़ा बहुत कंप्यूटराइज हो गया, लेकिन पहले तो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर ही मेंटेन होते थे। अभी भी रजिस्टर मेंटेन होते हैं पर मैक्सिमम किसके अंदर हो जाते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, आप चेक नेम्स एंटर इन द स्टूडेंट फीस रजिस्टर। पहले तो अगर फीस आई है स्टूडेंट की तो सबसे पहला काम होना चाहिए, आपने स्टूडेंट का नाम रजिस्टर के अंदर डालिए कि हाँ भाई स्टूडेंट की फीस आ गई है। तो पहले मुझे वो चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई। और उसके लिए क्या हुआ, मतलब इंटरनल चेक आपका एक होना चाहिए, जैसी फीस आती है रजिस्टर के अंदर एंट्री होनी चाहिए, ये मेरा पहला चेक होना चाहिए, जिसे बोलता हूं मैं इंटरनल चेक। तो ये लिख लीजिए पॉइंट, ठीक है, इंटरनल चेक, आईसी। इंटरनल चेक होना चाहिए कि भाई फीस आ गई है, फीस आई है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। दूसरे नंबर पे जो भी आपने फीस रिसीव करी है उसका केस आपने क्या लिया होगा, काउंटर फाइल वगैरह दिया होगा, रिसीट वगैरह इशू करी होगी, और कैश बुक में आपने उसके केस में क्या करी होगी, एंट्री की होगी। तो हम बोलेंगे कि हमें जर्नल एंट्री सही तरीके से होनी चाहिए, जर्नल लेजर के अंदर प्रॉपर तरीके से पहुंच जानी चाहिए अमाउंट, और उसके अगेंस्ट एक रिसीट भी इशू हो जानी चाहिए, ठीक है। तो फीस के अंदर रिसीट के अंदर क्या क्या, पहले नंबर पे स्टूडेंट गया, उसका नाम लिख लिया, जैसे उसने पैसे लिए उसको एक रिसीट काट के दी, जैसे उसने रिसीट काट के दी वो पूरी एंट्री उठाई और कंप्यूटर में चढ़ा दी। तो इसका मतलब हमने एक जर्नल मेंटेन कर ली। इतना काम कर लिया सर। अब उसके बाद ऐसा भी हो सकता है जो स्टूडेंट ने फीस दी हो वो जरूरी नहीं है सारी की सारी दी हो सकता है या तो वो एडवांस दे रहा हो या फिर हो सकता है एडवांस ऑलरेडी दे रखा हो बाकी की फीस दे रहा हो। तो उस वाले केस में वो क्या करना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है कि आपने कौन से कॉलम के अंदर डालनी है। हो सकता है बंदे ने 1 लाख रुपए देनी थी फीस उसने साल की अपनी, तो लेट से उसने 10,000 रुपए की फीस पहले एडवांस देके चला गया था, वो अब वो 90,000 की फीस दे रहा है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि फीस आई है तो उसके वगैरह कोई पहले वाले एरियर्स वगैरह तो नहीं थे, और अगर थे तो आपको उसको राइट ऑफ करके नल कर देना चाहिए कि हाँ भैया पूरी फीस हमारी क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। तो क्या करेंगे चेक, इसके यहाँ पे अगर कोई फीस पेड इन एडवांस है या नहीं असरटेन करेंगे, क्या कोई फीस पेड इन एडवांस वगैरह हो रखी है, और अगर हो रखी है तो क्या आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया था, और अगर कोई एरियर वगैरह खड़े थे तो क्या वो एरियर वगैरह क्या हो गए, राइट ऑफ हो गए हैं या नहीं हुए हैं। तो फीस पेड इन एडवांस, अगर एडवांस है तो बुक कर लीजिए, और अगर कोई एरियर वगैरह खड़ा है जो रिकवरेबल हो रहा था तो उसको आप रिटर्न ऑफ कर दीजिए सही तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर आप जो, हाँ तो याद रखना जो ऐसे वाले केसेस होते हैं ना, जो जहां पे भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी सब होते हैं, यहाँ पे एक चीज कॉमन होती है क्या, अथॉरिटी।
हर चीज अथॉरिटी से होती है, हर बंदे के पास एक लेवल की अथॉरिटी होती है, तो वो वाला वर्ड आप कहीं भी लिख सकते हैं कि बंदा ऑथराइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस काम को करने के लिए, जो भी बंदा ऑथराइज हो वही ये काम करे, कोई और ना करे। ये कॉमन पॉइंट है, सिक्योरिटी चेक्स हैं, या आपको जहां पे भी लगता है या वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सैंक्शनिंग ऑफ एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, आपको जो बंदा अथॉरिटी राइट ऑफ करने के लिए, हर किसी के पास अथॉरिटी नहीं राइट ऑफ करने की एक्सपेंडिचर को, वही कर सकता है जिसके पास उसकी अथॉरिटी होगी। तो चलिए, तो याद रखते हैं, फ्लो याद रखने की ट्राई करते हैं, क्योंकि फीस ऑफ द स्टूडेंट से पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है 4 नंबर का, तो थोड़ा फ्लो याद रखने की ट्राई करते हैं। पहला, सर स्टूडेंट चल के आया, स्टूडेंट डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा हो गया, उसने बोला सर मुझे फीस जमा करानी थी स्कूल की, तो मैंने बोला ठीक है ला दीजिए, फीस दे दीजिए, आपका नाम क्या है, मैंने उसका नाम लिया, रजिस्टर में चढ़ाया, इंटरनल चेक पूरा हो गया मेरा। दूसरे नंबर पे जैसे उसने मुझे फीस दी, मैंने पूछा सर आपने पहले एडवांस दे रखा है, सर हाँ मैंने एडवांस दे रखा है और ये मेरी बाकी की रिमेनिंग फीस है, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने एडवांस बुक कर लिया और पूरी फीस करके सारे के सारे इसका क्या कर दिया, अकाउंट पूरा क्लियर कर दिया। जैसे मैंने उसे फीस ली थी, मैंने उसके अगेंस्ट एक रिसीट काट के दी, ये ले सर आपकी रिसीट ले लीजिए, जो मैंने रिसीट दी उसके अगेंस्ट मैंने उसकी बुक में एंट्री भी चढ़ा दी, जो ना जर्नल एंट्री भी मैंने पूरी कर दी और लेजर के अंदर ही मैं उसको ले गया। इतना ले गया, अब इतना लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको देखना पड़ेगा जो भी आप फीस लेते हो, अब फीस मेरे लिए क्या है, अगर आप सोचो जिस चीज के बारे में बात करें उसके बारे में सोचो। अब कोई फीस अगर नॉर्मली होती किसी बंदे का बहुत सारे काम में फीस एक छोटा सा पार्ट है, तो हो सकता है उसके लिए क्या हो, वो रेवेन्यू फंड हो। लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी है उसका तो काम ही सारा कहां से चलता है, फीस से चलता है, एडमिशन स्लिप से चलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट आपने क्रेडिट करी है, क्रेडिट द कैपिटल फंड, तो वो उनकी कैपिटल फंड में जाते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की कैपिटल क्या है, उनकी फीस उनकी कैपिटल है। तो इसलिए पहले हमें देखना पड़ेगा जो भी मैंने फीस है उसको सही हेड में डाला या नहीं डाला, मतलब वो जो अमाउंट होगी वो क्रेडिट होकर कहां जाएगी, मतलब जो मेरा जर्नल बन रही होगी, जो मेरा लेजर बन रहा होगा, वो टू किस में जा रहा होगा, कैपिटल फंड के अंदर जा रहा होगा। अमाउंट रिसीव टू कैपिटल फंड के अंदर मैंने वो एंट्री मार दी। तो इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा क्या आप कैपिटल फंड के अंदर डालते हो ना, कहीं और पैसा तो नहीं डालते, जो भी स्लिप आती है एडमिशन की वगैरह, नहीं सर हम वहीं पे डालते हैं। बहुत बढ़िया। या फिर क्या मैनेजिंग कमेटी ने कोई डिसीजन ले रखा है कि हाँ कहीं और डालना चाहिए, तो अलग बात है, पर मैं क्या चेक करूंगा कि जहां पैसा जाना चाहिए वहां जा रहा है या नहीं जा रहा। मैं ऑडिटर हूं, मैंने वो चेक कर लिया। उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा, सीधा फ्री स्टूडेंटशिप एंड कंसेशंस हैव बीन ग्रांटेड, मैं ये भी देखूंगा कि क्या कोई कंसेशन वगैरह, कोई आपने ऐसा तो नहीं कोई स्कॉलरशिप वगैरह दे रखी हो जिसकी वजह से कम फीस लेनी थी, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वही मुझे क्या करना पड़ता है, एक बार चेक करना पड़ता है कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह तो नहीं दी हुई, और दी हुई है तो क्या उसको सही तरीके से उसकी फीस उसी बेसिस पे ली है या नहीं ली है। उसके बाद अगर कोई लेट फाइन या पेनल्टी होती है, बंदा सर वो सर आप तो एडवांस देके चले गए थे और साल बाद आ रहे हो, अब आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 20,000, तो वो जो फाइनल पेनल्टी है वो प्रॉपर तरीके से आपने किस तरीके से रिकॉर्ड करिए, कलेक्ट करिए, कौन से अकाउंट में डाली है, और उसकी प्रॉपर अथॉरिटी आपको है भी है या नहीं है, ये भी ऑर्डर क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। और उसके साथ में एक अच्छी चीज क्या, सिर्फ फीस के अंदर क्लास की फीस नहीं होती, हॉस्टल की फीस भी होती है। तो अगर कोई हॉस्टल वगैरह के ड्यूज वगैरह है वो भी अगर आपने रिसीव करे होंगे तो वो भी मुझे क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे। उसका काउंटर फॉइल अलग तरीके से कटेगा, मतलब उसकी स्लिप आपको अलग देनी पड़ेगी, और उसके ऊपर टाइम पीरियड भी लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है, वो भी मैं चेक करूंगा कब से कब तक बंदे ने हॉस्टल लिया है। तो ये सारा काम मुझे करना होता है, ये मेरे किसके अंदर आता है, मेरी फीस के अंदर आता है, जो मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ। तो अगर सिंपल सी बात करें, स्टूडेंट आया तो सबसे पहले स्टूडेंट आया तो उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी मेरे साथ। पहले तो मैंने क्या करा, मैं यूनिवर्सिटी में गया, यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही मैंने बाहर देखा बोर्ड लगा हुआ है, अच्छा ये यूनिवर्सिटी कौन से रेगुलेशन के अंदर आती है, यूनिवर्सिटी कब एस्टैब्लिश हुई थी, पूरी जनरल जनरल में अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ। फिर मैं कहूंगा यार एक बार अपनी ट्रस्ट डेट दिखाते ना, बाहर आपने लिखा होता आपके ऊपर ये रेगुलेशन वगैरह लगती है, लगती भी है, वो कहेंगे हाँ सर लगती है, ये रही हमारी जो हमारा, आप ले लीजिए हमारी ट्रस्ट डेट। तो मैंने ट्रस्ट डेट ले ली, मुझे बढ़िया पता चल गया हाँ यार कंपनी होती है। फिर मैंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स वाले कोई रेजोल्यूशन वगैरह पास होगा तो वो भी देख लूंगा एक बार, मिनट्स ले लिए, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब उसके बाद फीस फ्रॉम द स्टूडेंट के ऊपर आया, अब मैंने कहा फीस लेनी है मुझे, बिल्कुल लेनी है। जैसे मेरे पास फीस आई होगी तो मैंने पहले नंबर पे फीस क्या करी होगी, जैसे ली होगी स्टूडेंट का नाम रिकॉर्ड कर दिया, इंटरनल चेक कंप्लीट हो गया। दूसरे नंबर पे उसका केस का क्या काट के दे, रिसीट काट के दे, रिसीट होनी चाहिए, काउंटर फाइल होना चाहिए, मैच करना चाहिए, फी रजिस्टर से एंट्री मैच करनी चाहिए, और जो भी आपने जनरल लेजर के अंदर उसे डाला होगा लेजर में भी एंट्री सही जानी चाहिए, चेक कर लिया। तीसरे नंबर पे अगर फीस एडवांस में हुई थी तो पूरे के पूरे ड्यूज को क्लियर कर दिया गया या नहीं कर दिया गया, और अगर राइट ऑफ करना था तो अथॉरिटी ने राइट ऑफ किया या नहीं किया, ये चेक कर लूंगा। ये फीस के बाद ये अगला पॉइंट जुड़ता है, कौन सा वाला, जो ये वाला पॉइंट है, ये अगर आपने लेट फीस थी तो अपने लेट फीस के ऊपर आपको लेने की आप अथॉरिटी हो भी हो या नहीं हो, मैं वो भी चेक करूंगा, और होगी तो पेनल्टी अमाउंट मैंने कहां पे डाली है वो भी चेक कर लूंगा। ये सब करने के बाद में मैं फिर 5 बजे, क्योंकि जो मैं राइट ऑफ की बात करूँ ना, वो यूजुअली मैं लेट पेनल्टी वगैरह राइट ऑफ कर देता हूँ, जो सब स्टूडेंट्स ही कर देते हैं। तो ये पॉइंट दोनों कनेक्टेड होने चाहिए। फिर उसके बाद क्या आया कि मैंने जो फीस ली, मैंने सब कुछ लिया, मुझे चेक करना है कौन से फंड में जाना चाहिए, क्या वो कैपिटल फंड में जाना चाहिए या इन्होंने कोई और अलग से फंड खोल रखा है वहां पे जाना चाहिए, ये मैं चेक कर लूंगा। उसके अलावा क्या रहेगा, अगर आपने कोई भी कंसेशन दिया है, कोई भी स्कॉलरशिप दी है, किसी भी जो रीजन की वजह से कम पैसे लिए हैं, तो आपने वो क्यों लिए, और अगर वो लिए हैं तो आपने सही तरीके से उसको दिखाया या नहीं दिखाया, ये देख लूंगा। और उसके साथ में क्या उसके अंदर हॉस्टल फीस भी इन्वॉल्व थी, अगर हॉस्टल ड्यूज थे तो क्या स्टूडेंट से वो रिकवर हो गए हैं, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, मुझे ये भी क्या करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये सारा काम कौन करता है, ऑडिटर करता है व्हेन इट कम्स टू फीस। चलिए, फिर आता है सिंपल सिंपल अदर रिसीट्स एंड अदर रिसीट ग्रांट्स एंड डोनेशंस। अब ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज को सिर्फ और सिर्फ फीस नहीं आती, उनको अदर तरीके की रिसीट भी होती है, ग्रांट भी मिलती है, डोनेशन भी मिलती है। जैसे कि उनको रिसीट क्या, उनको क्या है, अब यूनिवर्सिटीज हैं उनका यूजुअली रेंटल इनकम आता है, मैंने वेरीफाई करूंगा रेंटल इनकम मतलब लैंडेड प्रॉपर्टी विद द रेंटल रॉयल्स। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी लैंड कर रखी है, मान लीजिए यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, उन्होंने अपना एरिया में देखोगे, अपना पीयू में जाओगे तो सूसी है, वो रेंटल है सारी की सारी, तो उन्होंने मुझे रेंटल कर रखा है, तो वो रेंटल में तो ले रहे होंगे, तो उनको अच्छी खासी रेंटल इनकम आती होगी, तो वो रेंटल इनकम आपने सही तरीके से काउंटर फॉइल करी है या नहीं करी, ये भी हो गया। दूसरे नंबर पे आपने उससे क्या आपको
आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसको डिविडेंड भी आ रहा होगा, उसको मैं एक बार चेक करूंगा आपने सही तरीके से उसको क्या अकाउंट फॉर किया या नहीं किया। और लास्ट में अगर आपने कोई भी ग्रांट वगैरह ली है तो अपने ग्रांट भी प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करूंगा, कोई ग्रांट आपको अलाउड थी या डिसअलाउड थी। अगर डिसअलाउड थी तो उसके रीजंस क्या थे, और अगर आपको अलाउड थी तो आपने उसको सही तरीके से उसका काउंटिंग ट्रीटमेंट किया होना चाहिए, जो मेरे एएस और इंडेस बोलते हैं। तो ये मैं सही तरीके से क्या कर लूंगा, चेक कर लूंगा। तो ये क्या होते हैं हमारी आरआईजी याद रखना, बहुत जगहों पे आरआईजी लगता है, रेंटल, इन्वेस्टमेंट और ग्रांट। रेंटल की रेंटल इनकम चेक कर लो, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट और डिविडेंड चेक कर लो, और ग्रांट का चेक कर लो अकाउंट फॉर सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ। फिर आता है मेरा क्या, एक्सपेंडिचर। अब देखो अगर कॉमन वाला आएगा तो इसके अंदर से कोई भी एक पॉइंट लिख के आ सकते हो, तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, या तीनों को मर्ज करके लिखाना। रेंटल इनकम को वेरीफाई करेगा ऑडिटर, ग्रांट को वेरीफाई करेगा ऑडिटर, इन्वेस्टमेंट्स को वेरीफाई करेगा, उसके इंटरेस्ट और डिविडेंड को वेरीफाई करेगा। एक पॉइंट में तीन दो दो लाइनों में लिख दोगे इस पॉइंट को तो भी चल जाएगा। अगर अलग से आया तो आपको अलग अलग उसे तोड़ के लिख देना। फिर अब कौन से एक्सपेंडिचर हो सकते हैं हमारे यूनिवर्सिटीज के, कौन से एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, वो क्या करते होंगे, टीचर्स वगैरह की पूरी क्या करते होंगे, उनको फीस वगैरह देते होंगे तो प्रोविडेंट पीएफ का पैसा जाता होगा। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा पीएफ फंड मनी ऑफ द स्टाफ हैज बीन इन्वेस्टेड। आपको पीएफ को क्या करना पड़ता है, यूजुअली यूनिवर्सिटीज के अंदर पीएफ काफी होता है, तो पीएफ आपने सही तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये चेक कर लूंगा। उसके बाद अगर कोई डोनेशन वगैरह अगर आपने दिया एज अ यूनिवर्सिटी तो आपने वो जो वाउच करी है तो उसको मैं चेक करूंगा कि हाँ भाई आपने वो डोनेशन का प्रॉपर वाउचर वगैरह होना चाहिए, ये चेक कर लूंगा। सारे के सारे जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हो, मान लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करा, पूरी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग वगैरह जो भी आपने करा है वो आपने सही तरीके से करा या नहीं करा। और वो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसाइड होता है कहां पे होता है, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, वहां डिसाइड होता है कि यार हमें एक डिपार्टमेंट नया बनाना है, डिपार्टमेंट को रेनोवेट करना है, वो सब वहां होता है। तो वहां पे मुझे पता चल जाएगा अच्छा ये रेजोल्यूशन पास हुआ साल के लिए कि इन्होंने क्या करना है, इतने का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो वो देख लूंगा सैंक्शन था भी या नहीं था। मतलब सैंक्शनिंग कहां से पता चलती है मुझे, वहां से पता चलती है। और उसके बाद अगर आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी कर सकते हो, आप एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी कर सकते हो, ठीक है ना। अनड्यू अगर आपने कोई हैवी एक्सपेंडिचर करा है किसी हेड के अंदर तो वो क्यों करा है वो चेक कर लूंगा। मतलब बेसिकली एक्सपेंडिचर करने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज की सैंक्शनिंग होनी चाहिए बस। मेरा ऑर्डर का काम इतना है कि हाँ भाई सैंक्शन था, करो जो मर्जी, तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, मुझे कुछ नहीं लेना, बट वो सैंक्शन होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास उसकी प्रॉपर तरीके से, वो मुझे दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा। और लास्ट में अगर आपने कोई भी इंक्रीज वगैरह करी है सैलरीज में तो वो भी सैंक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक वर्ड लिख लो बस कॉमन, कौन सा वाला, सैंक्शन। सैंक्शन एंड अथॉरिटी लिख लो या सैंक्शन लिख लो, सैंक्शन एंड अथॉरिटी होनी चाहिए बस आप लोगों के पास एक्सपेंडिचर के लिए। तो जोन सा भी आपने एक्सपेंडिचर करना है आप करिए, एक्सपेंडिचर डोनेशन से रिलेटेड डोनेशन करिए, पीएफ का पैसा डालिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर करिए, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर करिए, जो मर्जी करिए, बट आपके पास सैंक्शनिंग होनी चाहिए और आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए उस पैसे को खर्चने की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला हमारा काम हो गया यहाँ से। उसके बाद आता है एसेट एंड लाइबिलिटीज। एसेट एंड लाइबिलिटीज को मैं कैसे तरीके से चेक करूंगा, अब मेरे पास आता है रिपोर्ट करूंगा एनी ओल्ड हैवी अरियर्स ऑन अकाउंट ऑफ द फीस, डॉर्मेटरी रेंट्स एक्सेट्रा ऑफ द मैनेजिंग कमिटी। तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरा एसेट और लाइबिलिटी क्या है, अब मेरे जो रेंटल इनकम आ रही है वो कहीं ना कहीं मेरे लिए प्रॉपर तरीके से इनकम जनरेट करती है। मुझे देखना पड़ेगा कि भाई सारी तरीके का मुझे रेंट रिसीव हो रहा है ना, जो मेरे अरियर्स खड़े हो रहे हैं वो मेरे कितने अरियर्स खड़े हो रहे हैं, क्या वो पूरे हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और उनको फुलफिल होगा, उसकी अथॉरिटी है मुझे राइट ऑफ करने की या नहीं है। तो मुझे ये भी क्या करना पड़ेगा, एक बार ही देखना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे कि मेरी कौन सी वाली ऐसी फीस थी जो रिफंडेबल थी, कौन सी वाली ऐसी फीस थी जो रिफंडेबल नहीं थी, ये सारा मेरा क्या बनता है, ये मेरा एसेट का पार्ट बनता है। तो पहले मुझे क्या करनी है, रिपोर्ट चाहिए कि भाई सारा का सारा रेंट वगैरह रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने मेरे अरियर्स खड़े हैं, और वो मेरी लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर तरीके से क्या आने चाहिए, दिखने चाहिए। और कब दिखेंगे, जब वो नॉन रिफंडेबल होंगे, तो मेरी लाइबिलिटी इसका मतलब वो है ही है, पहला। दूसरा वाला, सीक दैट द इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंटिंग द एंडोमेंट फंड फॉर द प्राइस आर केप्ट सेपरेट है। तो आपने क्या देखना, सिंपल सी इसके अंदर सिंपल है कि क्या आपने सीधा इन्वेस्टमेंट्स, आपने प्रॉपर तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह चेक कर दी है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आपने रिप्रेजेंट कोई भी प्राइजेस वगैरह देते हो उसके लिए अगर आपने कोई पैसा वगैरह इन्वेस्ट कर रखा है तो वो प्रॉपर तरीके से अलग से शो होना चाहिए, एक्यूमुलेट होके कॉर्पस के अंदर प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये पैसा मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइजेस के लिए यूज करूंगा, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए यूज करूंगा, वो अलग से तरीके से शो होना चाहिए सेपरेटली। और फिर आपने क्या करना है, एसरटेन करना है क्या, सिस्टम ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द रिसीट एंड इशू ऑफ द प्रोविजन। जो भी आपने इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, जो भी आप रिसीट्स करते हो, इशू करते हो, कुछ भी अगर पैसा बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से क्या होनी चाहिए, उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। और अभी प्रॉपर अथॉरिटी, देखो सारा वर्ड एक ही है, ऑथोराइज एंड पास बिफोर पेमेंट, आपकी प्रॉपर तरीके से वो ड्यूली ऑथोराइज होना चाहिए। अगर ऑथोराइज है, सैंक्शन है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसीट प्रॉपर तरीके से अथॉरिटी होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर प्रॉपर तरीके से सैंक्शन होना चाहिए। और लास्ट में इन्वेंटरीज वगैरह आपने वेरीफाई करनी है, इन्वेंटरी, फर्नीचर, स्टेशनरी, क्लोथिंग, प्रोविजन एंड ऑल इक्विपमेंट एक्सेट्रा। मतलब सारे के सारे जितने भी एसेट्स वगैरह हैं आप उसको क्या कर लीजिए, एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि सारे के सारे एसेट दिख रहे हो, जो उनके रिकॉर्ड्स में दिख रहे हैं और जो उनके एक्चुअली में सामने में दिख रहे हैं, वो दोनों के दोनों क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए। ये भी आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। प्रीवियस ईयर का क्या बैलेंस था, इस ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन हुई, इस ईयर का क्या बैलेंस है, वो सारा कुछ सही तरीके से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था। एसेट एंड लायबिलिटीज के अंदर अलग से क्वेश्चन बनना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। सिंपल सिंपल एक दो पॉइंट याद कर लो इसके, क्या इन्वेस्टमेंट अलग से दिखनी चाहिए, प्राइसेस वगैरह के लिए जो रखी होंगी। उसके बाद रिसीट एंड जो भी रिसीट आपने करी, जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह करा उसका प्रॉपर तरीके से आपका क्या चाहिए, इंस्पेक्शन होनी चाहिए, आप इंस्पेक्शन कर लीजिए उसकी। मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या करता है, 330 लगाता है।
और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर घुसने जा रहा है, चेक कर रहा है, रिकॉर्ड चेक कर रहा है, इंक्वायरी तो वगैरह तो उसने कर लिया, वो एक्चुअली फर्दर कर रहा है, सब्सटेंसिव चेकिंग करने लगा है उसकी, कि कैसे चेक करेगा, ठीक है, डॉर्मेंट्री की फीस अरियर्स में पड़ी है तो कितनों की पड़ी है, क्यों पड़ी है, पैसे कौन सी फीस के नहीं है, कितनों के नहीं है, ये चेक करेगा। तो वो क्या कर रहा है, फर्दर में घुस रहा है, अंदर जा रहा है, उसको चेक कर रहा है। तो बस हमें यही याद रखना है यहाँ पे। और कंप्लाइंसेस का मतलब क्या है कि आप प्रॉपर तरीके से अपना इनकम टैक्स वगैरह दे रहे हो, प्रॉपर तरीके से जो भी आपको टैक्सेस वगैरह देने होते हैं, जो भी रिफंड वगैरह आना होता है टैक्सेस का, वो अपने अपने फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, तो जो भी आपकी इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आती है उसको कंफर्म करने की आप टैक्सेस वगैरह वहाँ पे अगर आप कट रहे, कोई भी टीडीएस वगैरह कट रहा है, तो उसके बाद जो भी आपके बचते हैं आप उसका रिफंड लेना है तो आप रिफंड ले सकते हो, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन क्या होता है, जनरली एग्जाम्प्ट होता है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, तो आपके ऊपर यूजुअली इनकम टैक्स की पेमेंट नहीं लगती, तो इसी वजह जो भी आपका कट है, क्योंकि आपका टीडीएस तो कट ही रहा होगा, तो बाद में क्या ले लेंगे, उसका रिफंड ले लेंगे। तो हमें ध्यान में रखना है कि उन्होंने रिफंड वगैरह सही तरीके से लिया या नहीं लिया। आफ्टर पर आपको किस पे नहीं मिलेगा, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करेंगे उसकी वजह से आपकी जो प्रॉफिट हुआ है वो तो लगेगा। एलटीसी, आरटीसी, एसटीसी से नहीं बच सकते आप, इनकम टैक्स से बच सकते हो, तो वो देखना पड़ेगा। उसके बाद वेरीफाई द एनुअल स्टेटमेंट्स, आप एनुअल स्टेटमेंट वगैरह वेरीफाई करोगे, क्यों वेरीफाई करोगे, क्योंकि अब क्या है कंप्लायंसेस वगैरह में आपका प्रोविडेंट फंड फॉर द स्टाफ भी कंप्लायंस में आता है, पुअर बॉयड फंड है, गेम्स फंड है, हॉस्टल के लिए फंड आपने कुछ कर रखा है, तो ये आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में आता है कि भाई यूनिवर्सिटीज को ये सारे फंड मेंटेन करके चलने पड़ते हैं। तो अगर आपने ये सारे फंड मेंटेन करें या नहीं करें, तो बेसिकली एक ऑडिटर क्या करेगा, कंप्लायंस चेक करेगा। बस ऑडिटर का काम है कंप्लायंस चेक करना फॉर ऑल द लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स। बस अगर आपने नॉर्मल पॉइंट लिखना होगा तो आप इतना पॉइंट लिख सकते हो, कुछ वर्ड याद आएगा तो इसके अंदर डाल देना, पीएफ का फंड डाल देना, और अगर आपको बॉयज को याद आएगा तो पुअर बॉयज फंड डाल देना, ठीक है ना। गर्ल्स वाला फंड पता नहीं मुझे होता है या नहीं होता यार, अगर होता तो होगा वैसे, तो अगर पुअर गर्ल्स फंड होगा तो पुअर गर्ल्स फंड भी डाल देना, ठीक है। वैसे मैंने सुना नहीं है, पुअर बॉय फंड ही सुना है हमेशा, गर्ल्स फंड तो कभी नहीं सुना मैंने, ठीक है। ये वाला पॉइंट, तो अगर कॉमन पॉइंट की बात करें, एक आधा पॉइंट आपने कहां से उठाना है, ऊपर से उठाना है। एक पॉइंट हमने कौन सा उठाया, पहले नंबर पे सबसे पहले मैंने पॉइंट उठाया क्या, ट्रस्ट डीड। फिर उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट उठाया कौन सा, इंटरनल चेक, इंटरनल चेक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने उठाया कोई भी फीस वगैरह एडवांस वगैरह पे होगी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चौथा, हॉस्टल एक अपने आप में अलग सेपरेट एरिया होता है, हॉस्टल का पॉइंट उठा लिया, 4 हो गए। पांचवा, मैंने रेंटल इनकम उठा लिया, इन्वेस्टमेंट उठा लिया, 5 पॉइंट हो गए। छठा, मैंने पीएफ के वगैरह में उठा लिया, एक्सपेंडिचर उठा लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल लो, एस्टेब्लिशमेंट बोल लो, कोई भी बोलो, एक एक्सपेंडिचर का पॉइंट उठा लिया। सातवां, मैंने एसेट एंड लायबिलिटी सब सही तरीके से सारे इन्वेस्टमेंट अलग तरीके से दिखनी चाहिए, रिसीट सारी इंस्पेक्शन होनी चाहिए, कोई एरियर्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, मैंने एसेट एंड लायबिलिटी का एक पॉइंट उठा लिया। वेरीफाई करूंगा सबके इन्वेंटरी, स्टेशनरी, क्लोथिंग प्रोविजन ऑल, एक पॉइंट ये उठा लिया। 7th और लास्ट वाला, कंप्लायंस करूंगा रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ, जैसे पीएफ फंड हो गया, ये मैंने उठा लिया 8। तो 8 तो मेरे ऐसे ही जनरल कॉमन पॉइंट्स बन के सामने मेरे आ ही जाते हैं। तो अगर जनरल क्वेश्चन आएगा तो आपने ये 8 पॉइंट्स लिखने और आपका आंसर खत्म हो जाएगा। यस नो, यस सर। यस सर। याद हो गया है पक्का, हाँ जी हाँ जी। यस सर। सारे के अंदर नहीं घुसना है, सिर्फ और सिर्फ अब इस केस में अगर आपने मार्क करना है, अगर देखो पहले पढ़ना है कॉमन के लिए। अब आता है कि अगर आप लोगों के पास एक्चुअली में टाइम बचता है, मान लो जी आप कर रहे हो, आपको लगता है यार मैं थोड़ा सा टाइम और देख सकता हूँ, जल्दी मेरा टॉपिक खत्म हो गया, लेट्स से, और मेरे पास अभी 20 मिनट है, तो फिर आप इस फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स को डबल स्टार मार्क करके रख लीजिए। आप इसके अंदर आएंगे और इसका ट्राई करेंगे, इसके अपने 4 पॉइंट्स एक बार देखने की। वैसे नहीं देखेंगे, वैसे आपने क्वेश्चन के अंदर जो मैंने 8 पॉइंट बताए, जैसे वैसे ही 8 पॉइंट लर्न करने हर किसी ने। अगर किसी के पास टाइम बच जाता है, मान लो किसी का एक ग्रुप है, ठीक है, अब उसके पास ज्यादा मेहनत बोला टाइम है थोड़ा सा ज्यादा, तो वो बंदा क्या कर सकता है, एक बार फीस फ्रॉम द स्टूडेंट के भी 4 पॉइंट लर्न कर सकता है। लेकिन जिसके पास नहीं है, प्लीज मत जाना, ठीक है। प्रैक्टिकल होकर सोचना, बहुत सारा कुछ पढ़ना है आपको, इसलिए बहुत टाइम भी लगाना है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। आएगा, बिल्कुल आएगा, 12 से 15 नंबर का मिलेगा, पर उतने के लिए आप 10 नंबर के लिए फिर भी प्रिपेयर होंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास टाइम हो वो ही जाए, जिसके पास टाइम नहीं हो वो सिर्फ कॉमन पॉइंट जो 8 मैंने बताए हैं वो 8 पॉइंट लर्न करे और आगे बढ़ जाए। चलिए, तो हमारा एक हो गया वो क्वेश्चन नंबर 2, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाइए, अब जैसे उसकी ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स थी, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब उसके पास क्या आते थे, उसके पास स्टूडेंट आते थे, इसके बाद पेशेंट आते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं बदलेगा, ठीक है ना। उसके पास कौन था, उसके पास स्टूडेंट्स आते थे, तो स्टूडेंट्स से ऑडिट करवा अपना फीस देने आते थे। यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट क्या करते होंगे, पेशेंट अपनी हम उनकी ही पर्ची काटते होंगे, उनसे ही पैसे लेते हैं, पेशेंट से भी, राइट। तो वो वाला काम यहाँ पे भी यही सेम 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 रिपीट करना है, कोई नया पॉइंट नहीं आएगा। रजिस्टर ऑफ द पेशेंट, वहाँ पे रजिस्टर स्टूडेंट का बनता था, यहाँ पे पेशेंट का बनता है। तो आप चेक करोगे कि जो भी पेशेंट का आया, जिस भी पेशेंट का, तो क्या उसके रजिस्टर में एंट्री की गई या नहीं गई। आप देखोगे रिसेप्शन के ऊपर एक लेडी बैठी होती है, वो पर्ची काटती है आपकी, ठीक है, हाँ जी का कंसल्टेंसी लेनी है, हाँ जी सर इतने की पर्ची कटेगी, 400 रुपए की, 800 रुपए की, जो भी रेट होता है जितनी शहर में आप हो, तो वो तो रजिस्टर ऑफ द पेशेंट, पहले रजिस्टर में पेशेंट का नाम चढ़ता है, कॉपी बिल इशू होता है उसका कि हाँ जी सर ये लीजिए बिल आपका, आप अब इसके बाद इतने टाइम बाद आप कंसल्टेंसी लेने जा सकते हैं। तो पहले नंबर पे पेशेंट आएगा, रजिस्टर में एंट्री होगी, एक बिल कटेगा, बिल को काउंटर फाइल बन जाएगा, काउंटर फाइल को आप रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले वाला ऊपर वाला पॉइंट बिल्कुल कॉमन है, पहले तो यही लिखेंगे। दूसरा, कलेक्शन ऑफ कैश। अब क्या करते हैं, अगर आप कैश वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको उसको सही तरीके से उसकी एंट्री करनी है, और साथ में आपको उसके अगेंस्ट में क्या देनी पड़ेगा, कि इनवॉइस देना पड़ेगा। ये हम क्या कर लेंगे, टैली करके देखेंगे इतने कैश आया था, इतने का इनवॉइस गया या नहीं गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या जाता है,
कर दो कॉपी ऑफ द पेशेंट्स बिल काउंटर फॉइल्स ऑफ डिविडेंड एंड अदर इंटरेस्ट वारंट कॉपी। तो आप किसी कलेक्शन ऑफ कैश किस फॉर्म में हो सकता है, कोई डिविडेंड भी आपको मिल सकता है, उसके बाद कोई भी आपको वारंट वगैरह इंटरेस्ट वगैरह भी मिल सकता है, तो जिस भी चीज की रेंट बिल भी मिल सकता है, तो जिस भी चीज का आपके पास कैश आता है आपने उसको कलेक्शन ऑफ द कैश, उसके अगेंस्ट आपका क्या होना चाहिए, काउंटर फाइल होना चाहिए और एविडेंस होना चाहिए आपके पास उसका कि हाँ भाई इसके अगेंस्ट मेरे पास इतना पैसा आया है। तो पहले नंबर पे कॉपीज ऑफ द बिल इशू करते हो, रजिस्टर में एंट्री करते हो पेशेंट की, उनको एक बिल इशू करते हो विद द पेशेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड टू सी द बिल्स हैव बीन करेक्टली प्रिपेयर्ड। आपको प्रॉपर तरीके से एक बिल प्रिपेयर करना है कि कब पेशेंट आया था, किस काम के लिए आया था, कितना बड़ा बिल था उसका और उससे कितना कैश वगैरह क्या रिसीव हुआ है। जो भी आपका कैश रिसीव होगा वो सिर्फ इस केस में नहीं, कैश रिसीव होगा सारे केसेस के अंदर हो सकता है। कॉपी ऑफ द पेशेंट जो कैश का पेशेंट ने दिया वो वाला इंटरेस्ट आया, वो वाला रेंट से आया, वो वाला जितने भी तरीके से कैश आ रहा है आपने उसके अगेंस्ट में क्या करना है, काउंटर फाइल आपके पास होना चाहिए। तो 2 पॉइंट तो यही हो गए। फिर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एंड ऊपर वाले पॉइंट में से आप इनकम इन्वेस्टमेंट हटा देना, मैं यही कहने लगा था कि भाई इसके एक अलग ही पॉइंट बन जाता है क्या, इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट रेंट वगैरह। तो आपने प्रॉपर तरीके से चेक करना है ऑडिटर ने कि आप जितने भी आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है, कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह आ रही है, कोई भी डिविडेंड आ रहा है, कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है, आप उसको सही तरीके से कलेक्ट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो और अकाउंट फॉर कर रहे हो। ये मुझे चेक करना पड़ेगा, मेरा काम होता है ये वाला। तो पहला वाला पॉइंट हो गया रजिस्टर में एंट्री, दूसरा वाला पॉइंट हो गया इनकम। दो तीसरा, उसके बाद आता है तीसरा वाला, इस वाले केस में भी क्या होती है, डोनेशंस वगैरह मिलती हैं, पर उनको किसको, अपना हॉस्पिटल्स को बहुत सारे डोनेशंस वगैरह मिलती हैं, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कोई भी डोनेशन वगैरह रिसीव हुई है, अगर आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हुई है तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही लगानी है। अगर आपको किसी बंदे ने डोनेशन दी कि मैं चाहता हूं आप एक न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट अलग से खोलें, तो आपको वो ही खोलना पड़ेगा, फिर उस पैसे से आप उसको किसी और डिपार्टमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। ओपीडी में 10 बेड और लेके आ जाइए, लोग ऐसा देते हैं कि प्लीज अपने ओपीडी में 10 बेड ले लीजिए, ये लिए डोनेशन, तो 10 बेड ही आएंगे फिर और, ठीक है। तो ये तो डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए आई है तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट। चौथा, उसके बाद अगर चौथा वाला पॉइंट कौन सा है, ऑथराइजेशन एंड सैंक्शंस। ऑर्डर क्या चेक करेगा कि जितने भी आप एक्सपेंसेस वगैरह कर रहे हैं, जो भी आपके पास रिसीट वगैरह आ रही है, प्रॉपर तरीके से उसकी सैंक्शनिंग होनी चाहिए। और सैंक्शनिंग किसकी होती है, खर्चे की। तो एक्सपेंसेस जो भी आपने परचेज वगैरह करना है, जो भी हॉस्पिटल के लिए आप कुछ भी परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि एक टीका मान लो 1 लाख का आता है, तो ऐसे ही नहीं आप कर सकते। तो आपको जो भी करना है, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी आप करोगे, आपके पास प्रॉपर सैंक्शनिंग होनी चाहिए। किससे, या तो ट्रस्टीज होंगे, हॉस्पिटल की यूजुअली ट्रस्टीज होते हैं, या फिर अगर कोई मैनेजिंग कमेटी है तो उनसे। तो मतलब ऊपर की कमेटी के साथ में वो क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीके से आपके पास अथॉरिटी और सैंक्शन आपके पास होनी चाहिए। फिर 5वें नंबर पे आपको क्या मिल सकती है, ग्रांट वगैरह भी मिल सकती है गवर्नमेंट की। अगर आपको कोई ग्रांट वगैरह मिल रही है तो आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट क्या रिसीव हुई, अगर आपको रिसीव हुई है तो ड्यूली अकाउंटेड फॉर। देखो अकाउंटेड फॉर का नाम आता है, आपको मतलब किससे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। आप चेक करोगे ग्रांट मिली, हाँ मिली, सही मिली, हाँ मिली, पर क्या अकाउंट फॉर सही करी, हाँ सही करी। और अगर आपको रिफंड करनी पड़ी ग्रांट, तो किस केसेस में आपने अपने रिफंड को क्या करा है, रिफंड किया है। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। तो ये वाला हो गया हमारा 5वां नंबर पॉइंट। फिर उसके बाद इसके अंदर भी कौन सा पॉइंट आता है, देखो मैं कॉमन पॉइंट में जा रहा हूँ, इंटरनल चेक। इसके अंदर भी इंटरनल चेक आता है। इंटरनल चेक क्या होता होगा, जैसे ही बंदा आता होगा आप उसकी एंट्री करते होगे, कोई मेडिसिन लेने जाता होगा आप उसकी एंट्री करते होगा। आपका इंटरनल चेक का काम क्या है, आपको हर चीज को चढ़ाना पेपर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल चेक रिगार्डिंग द रिसीट एंड इशू ऑफ द स्टोर्स। आप जितनी भी स्टोर के अंदर से कोई भी मेडिसिन वगैरह जाती है, कोई भी क्लोथिंग इंस्ट्रूमेंट जाता है, ठीक है, तो कुछ भी अगर आप दे रहे हो या ले रहे हो, रिसीट हो रही है उसकी, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसकी एंट्री करनी पड़ती है। मतलब इंटरनल चेक करना पड़ता है किसके अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ भी इन्वेंटरी रजिस्टर। तो यहाँ देखोगे आप इन्वेंटरी रजिस्टर की बात भी उसने करी है। तो रजिस्टर वगैरह के अंदर आपकी पूरी क्या होती है, पूरी एंट्री होती है। पर ऊपर वाले रजिस्टर के अंदर किसकी एंट्री होती थी, पेशेंट रजिस्टर के अंदर पेशेंट की एंट्री होती है, वहां इंटरनल चेक लगता होगा। इन्वेंटरी रजिस्टर के अंदर इन्वेंटरी का सामान जा रहा है, तो यहाँ पे इंटरनल चेक लगता होगा। इंटरनल चेक का पॉइंट तो कॉमन है ही है, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, वही वाला पॉइंट जो मैंने वहां पे बताया था, और प्रॉपर अथॉरिटी के बेसिस पे होना चाहिए, आप ऐसे ही नहीं कर सकते। फिर एक और रजिस्टर की बात करें, देखो रजिस्टर के अंदर क्या कह रहा है भाई, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टी की सारी डील्स वगैरह, जो अपने बॉन्ड्स ले रखे हैं, शेयर स्लिप्स ले रखे हैं, टाइटल डीड्स ले रखे हैं प्रॉपर्टी की, उसका भी एक रजिस्टर होता है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। एक फिक्स एसेट रजिस्टर होता है जिसके अंदर आप सारी की सारी क्या करते हैं, डील मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है। सारी की सारी अपने वहां पे डीड वगैरह जो भी आपकी होती है, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी होती है, इन्वेस्टमेंट्स होती है, सब कुछ होता है, उसकी रजिस्टर मेंटेन होता है। एक वो रजिस्टर भी आप चेक कर सकते हो। फिर आप इन्वेंट्री चेक कर सकते हो कि उनके जो स्टॉक एंड स्टोर्स हैं, किसके, हॉस्पिटल्स के, कि उसके अंदर कितना आता है सामान, कितना आता है मेडिसिन, किस तरीके से आती है, कितने वैल्यू की आती है, और वो वैल्यू बाद में क्या करनी चाहिए, कंपेयर करोगे आप उसके साथ। यहाँ पे क्या लगाते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्या लगाओगे, अब लेजर बैलेंसेस के साथ क्या करो, कंपेयर कर रहे हो टोटल वैल्यूज को, तो हम वहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर चेक करके भी देख सकते हो पिछले साल कितना था, इस साल कितना हुआ, क्यों बढ़ा, लेस हुआ तो क्यों हुआ, सब कुछ। और डेप्रिसिएशन, जब आप फिक्स्ड एसेट रजिस्टर बना रहे हो तो साथ में डेप्रिसिएशन तो साथ साथ चलेगी ना, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आप साथ साथ वहाँ पे कर रहे होगे, ठीक है। तो नीचे वाले की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बहुत है। तो अब देखो कॉमन पॉइंट की बात करें, ऊपर वाले से मिलाते हैं। पहले नंबर पे इंटरनल चेक कॉमन पॉइंट है बिल्कुल, उसके बाद रजिस्टर वाला चेक बिल्कुल कॉमन है, यस। उसके इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बिल्कुल कॉमन है, यस। ग्रांट्स वगैरह बिल्कुल कॉमन है, यस। 4 पॉइंट तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हैं। जो पर्टिकुलर इसके अंदर पॉइंट आपको नजर आ रहा है ऐसा, जो पर्टिकुलर हॉस्पिटल रिलेटेड पॉइंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर को हॉस्पिटल टाइप्स में क्या करना है, लिख देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी कलेक्शन ऑफ कैश होता है सारा का सारा। पहले तो पेशेंट के रजिस्टर की बात करना, फिर दूसरे नंबर पे किसकी बात करोगे,
इन्वेस्टमेंट सारे के सारे इंट्रा सिक्योरिटी डिविडेंड की बात करना, तीसरे नंबर पे किसकी बात करोगे, इंटरनल चेक की बात करोगे, कौन सी इन्वेंटरी रजिस्टर की बात करना, फिक्स एसेट रजिस्टर की बात करना, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन की बात करना, फिर इन्वेंटरीज की बात कर लेना, थोड़ी सी ग्रांट्स और उसके बाद सब्सक्रिप्शन वगैरह की बात करना, जो भी और ऑथराइजेशन एंड सैंक्शन की बात कर लेना। आराम से पॉइंट बनते हैं। देखो इसकी जो हेडिंग दे रखी है ब्लैक में, ऐसा जरूरी नहीं है आपको देनी है पेपर के अंदर, आप सिंपल नॉर्मल पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट कंप्लीटली ओके, ठीक है। पर हाँ, हेड ध्यान में रखना कि कौन कौन से हेड को आपको मेंशन करके चलना है। तो अगर आपको लोगों को क्लियर होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। ये वाला मेरा ब्लू से फर्स्ट नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट्स की बात आ गई। पहले रजिस्टर पूरे कर लेते हैं। पहला ये वाला रजिस्टर हो गया मेरा, उसके बाद मैं करता हूँ इंटरनल चेक में इन्वेंटरी रजिस्टर, फिर ये मेरा ये वाला रजिस्टर। चौथे रजिस्टर के बाद जैसे फिक्स एसेट याद आएगा वैसे डेप्रिसिएशन याद आ जाएगी, फिर उसके बाद मेरे को ग्रांट याद आ जाएगा, ग्रांट एंड टीडीएस याद आ जाएगा, फिर इसके बाद मेरे को क्या याद आ सकता है, और इन्वेंटरी मेरे को याद आ जाएगी कि यहाँ पूरी इन्वेंटरी मेंटेन करते हैं। मेडिसिन से याद रखना, मेडिसिन की पूरी इन्वेंटरी मेंटेन होती है, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाता है, सारी चीजें क्या होनी चाहिए एंड में, ऑथराइजेशन एंड सैंक्शन होनी चाहिए। डोनेशन भी मेरे को आराम से याद आ जाएगा कि मेरे को डोनेशन वगैरह भी इजीली लेनी होती है, मिलती है, ठीक है। तो ये सारे मेरे 8 पॉइंट इसके भी बहुत आराम से बन जाते हैं। बता दो क्लियर है या नहीं है, लिख दोगे या नहीं? हाँ जी भाई। यस नो? यस सर। हो जाएगा। यस सर। देखो बहुत क्लियर नहीं होगा, मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ नियर बाय भी पॉइंट लिखोगे, और अगर मतलब देखो मेरे को फील आनी चाहिए पड़ेगी कि आपको पता है कि डोनेशन होती है हॉस्पिटल में, मेरे को फील आनी चाहिए पड़ेगी कि आपको पता है रजिस्टर मेंटेन होता है, ऑथराइजेशन आपको पता है कि हर चीज ऑथराइजेशन से चलती है। मुझे बस ये जानना है कि हाँ भाई आपको एटलीस्ट उतनी नॉलेज है। मेरे को इस आंसर के अंदर पर्टिकुलर आंसर नहीं ढूंढना होता, मुझे देखना होता है कि आपको एटलीस्ट इतना पता है कि हाँ भाई मैं अगर हॉस्पिटल में कल पहुंच गया तो ऑडिट करूंगा, तो करूंगा किस किस चीज का, क्या क्या वैरायटी ऑफ ऑडिट में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है वैरायटी के अंदर, ये मुझे आपकी नॉलेज से सिर्फ डिटरमाइन करना होता है। अगर मुझे इतना भी मिल जाएगा तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, बिल्कुल। यही वहां पे भी ऑडिटर भी यहाँ पे ही है, तो ऑडिटर बहुत अच्छा होता है जो पेपर चेक कर रहा था आपका, हम लोगों ने उसको बुरा बना दिया बोल बोल के, ठीक है। वरना वो हमेशा ये देखता है कि आपके पास नॉलेज है, वो कभी भी आपके नंबर नहीं काटेगा फालतू, वो तभी नंबर काटेगा जब आपने बिल्कुल इररेलेवेंट लिखा है, अदरवाइज कभी नहीं काटता, ठीक है। तो इतना मतलब भरोसा करके चलना उसके ऊपर। सोचना शौरम सर पेपर चेक कर रहे हैं तुम्हारा, तो वो हमेशा तुम्हारे को नंबर देंगे अगर तुमने सही करा होगा। वैसे तुम्हें मेरी चेकिंग पसंद आएगी नहीं कभी, मैं वैसे स्ट्रिक्ट हूँ थोड़ा सा, बट ठीक है। मेरे जैसा मिलेगा तो बच जाओगे, मेरे से अच्छा मिलेगा तो टेंशन ही किस बात। चलो किसके बारे में बात करेंगे, आप लोगों की सबसे अच्छी जगह, आप लोगों की सबसे फेवरेट जगह के बारे में बात करते हैं, क्लब्स के बारे में। इसका तो मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए, तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि मैं ज्यादा क्लब्स वाला बंदा नहीं हूँ, तुम ज्यादा हो, ठीक है। तुम लोग मुझे बताना किस किस में क्या क्या चेक करते हो, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्लब्स के अंदर क्या होती होगी, यहाँ पे तो एंट्री फीस लगती है, धप्पा लगता है, ककूना में जाते हो तो बाहर ऐसे करके यहाँ पे आगे टक करके मजाते हैं। तो पहले नंबर पे एंट्री फीस में अगर आप क्या ले रहे हो और उसके अगेंस्ट आप काउंटर फॉइल दे रहे हो नहीं दे रहे हो, मैक्सिमम केसेस में नहीं दी जाती, सारा पैसा यहीं से कमाते हैं वो लोग, लेकिन ठीक है। वैसे अथॉरिटी से क्या होना चाहिए, आपको हमेशा काउंटर फॉइल साथ में इशू करना चाहिए। हाँ भाई 2000 रुपए की टैग एंट्री हो रही है तो 2000 का बिल काट के दीजिए, पर कोई भी आपको बिल काट के नहीं देता, तो ये उनकी क्या है, 2 नंबर की कमाई होती है। फिर दूसरे नंबर पे बात करते हैं, पहला हो गया एंट्री फीस। एंट्री फीस में होना क्या चाहिए, एंट्री फीस जब भी कोई होती है उसके अगेंस्ट एक वाउचर होना चाहिए, जिसके अगेंस्ट आप एक काउंटर फॉइल इशू करें, जिसके अंदर और उसके अंदर रेफरेंस होता है मिनट्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी की, बताया कि भाई कितनी फीस लेनी है, कितने किस बेसिस पे लेनी है, वो सारी सारी चीजें पहले से डिसाइड होती है। तो पहला तो हो गया एंट्री फीस। अब हम क्लब में आ गए हैं। क्लब में आने के बाद क्लब के वो थोड़ा बहुत क्लब को देखना शुरू करोगे तो बहुत सारी चीजों को समझ जाएगा। पहले नंबर पे सबसे पहले आप जाओगे टेबल पे खड़े होगे, टेबल पे खड़े होकर क्या उठाओगे, मेन्यू कार्ड उठाओगे, वहां पे देख के डर जाओगे क्या, प्राइसिंग। तो सबसे पहले वो प्राइसिंग देगी, अरे यार क्या महंगा फूड है, एक ड्रिंक और एक पैक का क्या होता है, एक पैक कितने कितने का रखा होता है उन्होंने, जितने पूरी बॉटल आ जाती है ना। तो वही वाली कहानी है, सर प्राइसिंग बहुत ज्यादा रखी है, फूड सब वगैरह की प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, क्या वो जीएसटी लगा रहे हैं, आजकल बहुत अलग अलग तरीके के चार्जेस भी लगने लग गए हैं, ठीक है ना। हमारा मतलब की सर्विस चार्जेस का नाम को चेंज करके कुछ और नाम दे दिया, तो बहुत सारे वो चार्जेस लगे हुए, तो आपको वो सब कुछ क्या करना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो सही तरीके से ले भी रहे हैं, कोई गलत चार्जेस वगैरह तो नहीं लगाने हैं अपने प्राइसिंग के अंदर। तो ये हो गया। अब तीसरे नंबर पे अब ऐसा भी हो सकता है जब आप गए हो तो लोग आपको राम राम कर रहे हैं, राम राम क्यों करेंगे, क्योंकि आप उसके मेंबर हो गए, पहले से लोग आपको जानते होगा, वहां पे आपका रेगुलर आना जाना होगा, तो इसका मतलब आप मेंबर अकाउंट्स हो, तो इसका मतलब आपका मेंबर हो पहले से ऑलरेडी, उसे क्या बने हुए मेंबर बने हुए, तो आपको ऑलरेडी क्या करा होगा, वहां पे प्रॉपर तरीके से आपकी एक मेंबर की एंट्री होती है कि हाँ भाई ये मेंबर है या नहीं है, ठीक है। अगर आप मेंबर हो गए तो डेफिनेटली आपने क्या करोगे कि मेंबरशिप की फीस भी दे रखी होगी, और हो सकता है आपकी फीस भी ड्यू होगी, कुछ अरियर्स वगैरह में पड़ी होगी। तो मेरा ऑडिटर का काम है चेक करना कितने मेंबर्स की फीस अरियर्स में पड़ी है, और अरियर्स में पड़ी है तो उसकी इररिकवरेबल वो क्यों है, और अगर रिकवरेबल होने के चांसेस क्या है, वो सारी चीजें मुझे देखनी पड़ती है। द अमाउंट कंसीडर इररिकवरेबल शुड बी मेंशन इन द ऑडिट रिपोर्ट। जितनी भी अमाउंट इररिकवरेबल होती है वो आपको क्या करनी पड़ती है, रिपोर्ट में मेंशन करनी होती है कि हाँ भाई इतनी जो फीस थी वो क्या है, इररिकवरेबल लग रही है, ये नहीं आएगी। वो मेंबर चले गए हैं उसके बाद कभी मुड़ के ही नहीं आए हैं, तो ऐसी वाली चीजें भी हो सकती है, ठीक है। तो पहले नंबर मैंने क्या करा, मैंने एंट्री ली इसके अंदर। अब मैंने जैसी एंट्री ली सबसे पहले मैं खाने गया तो मैंने क्या करा, प्राइसिंग चेक करी, प्राइसिंग मुझे टू हाई लगी, और टू हाई लगी तो मेरे को सामने से पता चला, सामने कह रहा सर आपके प्राइसिंग चेक कर रहा तो यहाँ के मेंबर हो, आपको डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने मेंबर अकाउंट के अंदर देखा, तो मैंने मेंबर अकाउंट के अंदर मैं तो शामिल हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या करा,
Trace debits on the selected period from the subsidiary register maintains by the suppliers and the members who confirm the account of the every member has been debited to the amount recoverable from him. तो क्या कह रहा है, account of the every member has been debited with the amounts recoverable from him. तो आपको क्या करना पड़ता है, मेंबर का एक अकाउंट खुला होता है, उनके वहां बैलेंस होता है, तो जब भी मेंबर कुछ उसमें बाय करता है तो वो अकाउंट क्या होता रहता है, कम होता रहता है, तो एक टाइम पीरियड के तो खत्म भी हो जाएगा, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर से वो रिकवरेबल अमाउंट भी होनी चाहिए कि हाँ भाई आपका उतना मेंबर का पैसा पड़ा है ना जितने का वो ऑर्डर कर रहा है, तो वो देखना पड़ेगा। फिर उसकी वजह से हो सकता है मेंबर ने एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिया क्योंकि वो मेंबर था पर वो इरिकवरेबल बन गया, तो वही वाली पॉइंट आ गया, आपको इरिकवरेबल को ऑडिट रिपोर्ट में लेके जाना होता है। तो ये तो हमने चार चीजें चेक कर ली। अब चार चीजें चेक करने के बाद अब आप क्या कर सकते हो, क्या हो सकती है, सब्सक्रिप्शन हो सकती हैं, वाउच मेंबर सब्सक्रिप्शन, मेंबर की सब्सक्रिप्शन वगैरह निकलती हैं, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि रजिस्टर ऑफ द मेंबर, आपको रजिस्टर करना पड़ता है मेंबर्स का मेंटेन, तो बेसिकली पहले सब्सक्रिप्शन ही देते हो, मेंबर की सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसका अगेंस्ट में क्या होता है, पैसा देते हैं, तो आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा टोटल मेंबर जिन्होंने अप्लाई किया और जितनी टोटल अमाउंट आई है क्या वो मैच कर रही है नहीं करी। एक मेंबर की 10,000 की फीस थी लेट से 2 महीने की, तो क्या वो मेंबर की 2 महीने की फीस 10 मेंबर आए हैं, तो क्या वो 10 मेंबर उतने फीस के हिसाब से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, 1 लाख रुपए की एंट्री मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो पहले मैं चेक करूंगा कि मेंबर ऐसा तो नहीं है 50 मेंबर ले लिए फीस 10 मेंबर की दिखा रखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं वो कहां से करता हूं, जो मेंबर का रजिस्टर होता है, तो इसके अंदर भी रजिस्टर मेंटेन होता है, ठीक है। इसके अंदर और क्या होते हैं, एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन, अब आपकी सब्सक्रिप्शन वगैरह की अमाउंट क्या आ रही है, एरियर्स आ रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर के कुछ है जो अभी तक आपने क्या नहीं करे, कलेक्ट ही नहीं करे, आपको रिसीव ही नहीं हुए हैं, या फिर कुछ आपने जो सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस में क्या रखी है, तो आपको वो भी करेक्टली क्या करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी। मान लीजिए किसी बंदे ने बोला सर मेरे से आप दो बार की ले लो, अगले साल मैं आपको कोई फीस नहीं दूंगा मेंबर बनने की, तो कहता है ऐसा भी हो तो अगले साल आपको देखना पड़ेगा आपने उसकी एडजस्टमेंट कर दी है या नहीं कर दी है। उसके अलावा करते करते हो सकता है आपसे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हो सकती है, अब ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने सारा कुछ अरिथमेटिकली ठीक करा है ना, टोटल वगैरह मैं सही कर रहा है या नहीं कर रहा, ऐसी कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो फीस के अंदर सिंपल सारी कहानी कहां पे आती है, एंट्री फीस और मेंबर्स के ऊपर पूरा का पूरा क्या खेल रहा है, क्लब खेल रहा है, ठीक है। तो एंट्री फीस की ये देखो, ये वो वाले क्लब की बात नहीं कर रहा जो पहले आप क्लब समझ रहे थे, वापस आ जाते हैं रियलिटी पे, कौन से क्लब्स की बात कर रहा है, जैसे कि गोल्फ क्लब्स होते हैं, अच्छे ऐसे बहुत अलग अलग क्लब्स भी होते हैं जहां पे प्रॉपर तरीके से उस क्लब के अंदर अच्छे सेमिनार्स क्लब्स भी होते हैं बहुत सारे, तो उनकी बात कर रहा है, ठीक है। दारू दूरू की बात नहीं कर रहा, तो उस वाले से बाहर जो पार्टी वाले क्लब्स की बात नहीं हो रही है। ऐसे जैसे मान लीजिए गोल्फ क्लब है, तो गोल्फ क्लब के अंदर आपके पास एंट्री फीस होती है, अब एंट्री फीस हुई सामने वाले, आप वहां पे मेंबर बनते हैं, सब्सक्रिप्शन निकलती है, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मेंबर बनते हैं, मेंबर रजिस्टर में आपका नाम चढ़ता है, आपको एक गोल्फ के लिए खेलने के लिए आपको एक टाइम मिलता है कि हाँ भाई 1 महीने में आप 4 बार एक बंदा क्या कर सकता है, गोल्फ के प्रैक्टिस करने आ सकता है या मैच खेलने आ सकता है, इस तरीके से। तो वो सब चेक करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन चेक करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपके ड्यूज होते हैं, गोल्फ क्लब को सस्ता नहीं होता, बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो वो देखना उसकी प्राइसिंग क्या होती है, वहां पे फूड स्टफ वगैरह भी अवेलेबल होता है, उसको तो वो चेक करोगे ही चलोगे। साथ में जो भी मेंबर का अकाउंट है वो एक अमाउंट डालते हैं कि सर आप साल के लेट से एक साथ 6 महीने के मिनिमम हम 1 लाख का अकाउंट मेंटेन करके चलते हैं, बोलेंगे ठीक है सर 1 लाख डाल दी मैंने, और आपने वो डाल दी है। अब अगर वो ज्यादा हो गया, उससे आपने ज्यादा खर्चा कर दिया, मान लीजिए कोई आपने 2 गेम फालतू खेल ली, तो वो क्या जाएगा, नेगेटिव बैलेंस में चला जाएगा, तो वो इररिकवरेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। फिर जो भी उसने सब्सक्रिप्शन वगैरह दी है उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही है या नहीं है, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। ये सारा काम किसके अंदर हमें चेक करना पड़ता है, परचेजेस वगैरह आ गया, उसके बाद यहां से देख लो। अब क्लब के अपने खर्चों की बात करेगा, क्लब की इन्वेंट्री होती है, अब भाई उसे स्पोर्ट्स मटेरियल भी तो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, इन्वेंट्री रजिस्टर भी तो मेंटेन करके चलना पड़ेगा, साल का सारा काम क्या लाया क्या नहीं लाया वो भी करना पड़ेगा। फिर उसका मार्जिन अर्न, क्या वो सही तरीके से मार्जिन अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा, फूड स्टफ बेच रहा है, सिगार बेच रहा है, वाइन बेच रहा है। अगर आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे क्लब्स के अंदर बड़ी बड़ी दारू पड़ी होती है, तो वाइन्स अच्छी होती है क्योंकि वहां पे हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड क्राउड आता है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप सही तरीके से रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या है, सही है या नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद मैनेजमेंट पावर्स, आपकी फाइनेंशियल पावर्स आपकी किसके पास है, मतलब बेसिकली बात कर रहा है कि कौन है उसको हैंडल कर रहा है, उसकी अथॉरिटी कौन है, वो भी चेक करनी पड़ेगी, मतलब ऑथराइजेशन किसके पास है। इन्वेस्टमेंट्स, अब इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रखी होती है, ठीक है, तो बॉन्ड्स वगैरह में देखो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो यूजुअली स्क्रिप्ट्स और बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, क्योंकि वो ये बहुत महंगे खरीदते हैं, क्योंकि रिटेल वाले लोग ज्यादा बॉन्ड्स वगैरह में नहीं खरीदते, हम जैसे लोग नहीं खरीदते बॉन्ड, बड़े बड़े कंपनीज ही बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो देखना पड़ेगा उनकी बॉन्ड्स वगैरह की जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह आ रही है उनकी करंट वैल्यू वगैरह क्या, और वो क्लियर तरीके से शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों के पास, कुछ पॉइंट पहले ध्यान रखना, पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। क्लब को पार्ट में डिवाइड करने का, एक तो एंट्री फीस तो आपको पक्का याद ही रहेगी, दूसरा मेंबर से रिलेटेड पॉइंट और क्लब से रिलेटेड पॉइंट। क्लब से रिलेटेड पॉइंट मतलब क्लब की इन्वेंट्री, क्लब को कौन ओन कर रहा है, उसकी सेक्रेटरी कौन है, किसके पास उसकी ऑथराइजेशन है, ये क्लब की पॉइंट हो गए। अब मेंबर से रिलेटेड पॉइंट, मेंबर का रजिस्टर, मेंबर की ड्यूज, मेंबर की इररिकवरेबिलिटी, उसकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी और क्यों, तो ये आ गए मेंबर के पॉइंट। तो आपको ये दोनों चीजें कैसे डिवाइड करनी, एंट्रेंस फीस अलग हो गया, मेंबर्स अलग हो गया, और हमारे पास क्लब के बारे में पॉइंट्स अलग हो गए। क्लब ने कहा इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, क्लब की क्या इन्वेंट्री है, क्लब का मार्जिन कितना होता है, क्लब की क्या इन्वेस्टमेंट्स है, ये सारे क्लब्स के पॉइंट है। तो अगर मैं यहाँ बात करूं, ये क्लब्स पॉइंट्स है, ये क्लब्स के पॉइंट हैं। यहाँ पे अगर आप ऊपर जाओगे, ये हमारे किसके पॉइंट्स हैं, ये मेंबर्स के पॉइंट है, ये हमारे सारे मेंबर्स पॉइंट्स है, ठीक है। तो इस पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाता है। बता दो क्लियर है या नहीं है, कर लोगे ऑडिट, चेक कर लोगे सब तो। Yes, हाँ sir. जी। देखो हो रहा है याद या नहीं हो रहा बता दो, ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं, टाइम नहीं वेस्ट Yes, करना, sir. हमें टाइम बहुत जरूरी है। Yes, sir. बैठ रहा है दिमाग में थोड़ा थोड़ा, समझने का तरीका बैठ रहा है, मतलब ये बेसिकली यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको खुद Yes, से sir. कैसे पॉइंट लिखने हैं। नहीं याद आएगा तो बाद से थोड़ा आइडिया याद आ जाएगा।
ठीक है ना। तो ऑडिट और क्लब में पूछेंगे सर एंट्रेंस फीस देख लेंगे, मेंबर के बारे में 2-3 चीजें देख लेंगे, मेंबर क्या करता है, रजिस्टर में एंट्री करवाएगा, मेंबर क्या करेगा, फीस देगा, हो सकता है फीस रिफंड आ जाए, हो सकता है फीस उसकी रिकवरेबल हो जाए, ज्यादा पैसा खर्च ले वो, तो मुझे देखना पड़ेगा सही तरीके से हमने उसका क्या करा है, ऑथराइजेशन होनी चाहिए उस मेंबर के पास या नहीं है वो भी देखना पड़ेगा, मेंबर की मुझे टोटल मैच करना पड़ेगा, मेंबर कितने और टोटल मेरे को फीस कितनी है, अमाउंट को टोटल मतलब सब्सक्रिप्शन कितनी है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होती है, तो मेंबर ने सब्सक्रिप्शन जो ली है, जैसे हम जिम की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वही वाली कहानी है, तो सही तरीके से टोटल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है। फिर मैं क्लब पे क्या, क्लब को मेंबर को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छी खासी इन्वेंटरी रखनी पड़ेगी, परचेज करना पड़ेगा, फर्नीचर लेना पड़ेगा, वाइन्स लेनी पड़ेगी, फूड स्टफ लेना पड़ेगा, ये चेक कर लूंगा, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बॉन्ड स्लिप्स में ये देखना पड़ेगा। तो ये सारा काम कौन सा हो गया मेरा, जो क्लब का होता है, क्लब कौन ऑन कर रहा है, सेक्रेटरी कौन है, पैसा किसके पास जा रहा है, वो सब भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार फाइनेंशियल पावर किसके हाथ में, ये भी देखनी पड़ेगी, मैनेजिंग कमेटी कौन है बेसिकली। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, क्लब्स हो गया। तो हमने 3 पढ़ लिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पढ़ लिया, हॉस्पिटल पढ़ लिया और क्लब पढ़ लिया। मैक्सिमम पॉइंट्स के अंदर आप देखोगे रजिस्टर कॉमन था, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट कॉमन था। पहले 2 केसेस में डोनेशन कॉमन थी, क्लब को डोनेशन तो नहीं मिलती, चलो ठीक है, लेकिन इन्वेंटरी कॉमन था। तो ये वाले कई चीजें तो बिल्कुल कॉमन है, तो कॉमन वाले पॉइंट्स को तो रट्टा मार के बैठ जाओ। मैंने तुम्हें पहले बताया था, पॉइंट्स की कैटेगरीज को ना, हेडिंग्स को लिख लो एक जगह पे सारे, और उसके अंदर कौन कौन सा हेड उसके अंदर फंसता है वो लिख दो। ठीक है, इन्वेंटरी लिखो, उसके अंदर लिखो कौन कौन सा इन्वेंटरी के अंदर आ सकता है, हॉस्पिटल भी आ सकता है, डोनेशन आ सकता है, क्लब आ सकता है, अभी नीचे पढ़ेंगे जैसे वो भी आ सकता है, सिनेमा को भी इन्वेंटरी मेंटेन करके चलनी पड़ती है, चेयर्स वगैरह, टेबल्स वगैरह, स्क्रीन वगैरह, हर किसी में इन्वेंटरी आएगा। तो ये वाले पॉइंट्स कॉमन है तो लिख लो ना, ताकि पेपर के अंदर ज्यादा सोचना ही ना पड़े, एक पॉइंट तो बना बनाया बैठा है आप लोगों के पास। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो आराम से आंसर बन जाएंगे। चलिए, अब आते हैं किसके ऊपर, सिनेमा घर, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस टू बी। चलिए, तो सिनेमा घरों में चलते हैं, सिनेमा घरों में क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पे चेक करते हैं। अब सिनेमा घरों में अगर आप देखोगे तो भाई इंटरनल कंट्रोल का मैकेनिज्म, इंटरनल चेक तो रखना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने इतनी सारी आपकी क्या करती है, पर्ची वगैरह करती है वहां पे, अगर आप देखोगे एंट्रेंस वगैरह होती है सिनेमा हॉल के अंदर तो टिकट से होती है। अब टिकट आपने सही तरीके से मतलब टिकट की डेट सही होनी चाहिए, टिकट आज ही की होनी चाहिए, उसी मूवी की होनी चाहिए, उसी थिएटर की होनी चाहिए, बहुत सारे टिकट के ऊपर भी चेक होते हैं। उसके ऊपर सीरियल नंबर होना चाहिए जो अपने टिकट के ऊपर कह रहा था, ताकि पता चले कितनी टिकट आज की निकली है। उसके बाद सेम क्लास की होनी चाहिए, उसी वीक की होनी चाहिए, रन सीरियल वो उसी जो मैंने बताया अभी, सेम डे की होनी चाहिए, सेम ईच वीक की होनी चाहिए, रन सीरियली चल रही है नहीं चल रही, ये भी देखना पड़ता है। तो पहले नंबर पे टिकट्स का पॉइंट आ गया, सीरियली नंबर आ गया, और उसको क्या होना चाहिए, सेम डे की होनी चाहिए। तो इसको आप क्लब करके आराम से क्या बन जाएगा, हमारा 1 पॉइंट बन जाएगा, क्लब कर लीजिए 1 पॉइंट में। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, पहला चेक आएगा किसके ऊपर, टिकट के ऊपर। तो आपका टिकट के ऊपर एक बहुत अच्छा चेक होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रॉड कहां हो सकता है, देखो टिकट के ऊपर हो सकता है, आप टिकट काटे जा रहे हो, मूवी दिखाए जा रहे हो, जबकि एक्चुअली में वो मूवी का स्लॉट अवेलेबल नहीं था, आपने शो नहीं कर रखा बुक्स के अंदर, बस आपने ऐसे ही चलवा दिया और उसके अंदर आपने फेक टिकट काट दी। तो ऐसा तो नहीं चलने वाला, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एंट्रेंस वगैरह पे सही तरीके से टिकट, प्रिंटेड टिकट सकती हो, हाथ से कोई टिकट ना बनती हो, प्रिंटेड होगी तो डेफिनेटली रिकॉर्ड चढ़ रहा होगा। दूसरा, नंबर बिल्कुल सीरियल नंबर होना चाहिए कि कितनी टिकट्स कटी हैं। शाम वाले शो की नंबर बिल्कुल सीरियल नंबर चलता है, वहां पे एक क्या होता है, वहां पे चेक लगता है यहाँ के बाद की, मतलब एक शो के बाद में कितनी टिकट बची, जैसे 512 पे पहुंच गए तो नेक्स्ट शो की टिकट का पहला नंबर ही 513 चढ़ जाता है, फिर 513, 514, 515 ऐसे टिकट कटनी शुरू हो जाती है आप लोगों की। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कौन सा आता है, आपने कि भाई जो टिकट है वो सही शो की भी है ना, सही डे की भी है ना, उसी वीक की, पता चले बंदे ने पिछले वीक की टिकट ले रखी है, इस वीक मूवी देखने आ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। फिर एक चेक इसके ऊपर रखना पड़ता है आपको, एडवांस बुकिंग के अंदर रखना पड़ता है कि भाई एडवांस बुकिंग को अलग से ध्यान में रखना है, सेपरेट रखना है, सेपरेट सीरीज ऑफ टिकट होनी चाहिए इसकी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो एक ही बंदा एक ही मिनट में वहां भी बुक करी किसी ने ऑन द फ्लोर खड़े होके, एक बंदे ने ऑनलाइन बुक कर दी, सेम नंबर कट गया तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए इसकी सेपरेट सेट ऑफ टिकट होना चाहिए, और आपने इसकी क्या करके चलनी है, द इन्वेंटरी ऑफ द टिकट इज केप्ट इन द कस्टडी, और जो इन्वेंटरी होती है टिकट्स की वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के अंदर होती है, ऑथराइज बंदा होता है जो टिकट काटता है, एमी कोई बैठ के टिकट नहीं काट सकता। तो पहले तो आपने क्या करना है, टी का 1 पॉइंट है ये। अब देखो टिकट के ऊपर आपके पास पूरे पॉइंट आ गए तो 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हो, वरना टिकट के ऊपर आप प्रॉपर्ली 1 पॉइंट लिख देना, जिसके अंदर आपको इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताना है, यहाँ सबसे बड़ा इंटरनल कंट्रोल लगता है। तो पहले नंबर पे ऑर्डर को चेक करना है, क्या टिकट के ऊपर प्रॉपर तरीके से इंटरनल कंट्रोल एस्टेब्लिश है या नहीं है। इसका मतलब है टिकट सही कट रही हो, सीरियल नंबर से कट रही हो, एडवांस बुकिंग और उस बुकिंग में डिफरेंस दिख रहा हो, इन्वेंटरी वाला बंदा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑथराइज्ड हो, और सही टाइम पे सेम शो की टिकट कट रही होगी। इतना सब कुछ चेक करने के बाद टिकट से आगे बढ़ जाएंगे। दूसरे नंबर पे कंफर्म करना पड़ेगा, अब आपने जितनी भी नंबर ऑफ टिकट सोल्ड करी होंगी उतना ही कैश आपके पास आया होगा, तो उसको टैली कर लेंगे। तो इसमें ना स्टेटमेंट ऑफ द टिकट सोल्ड क्या करेंगे, कैश कलेक्टेड एंड एग्री विद। तो आपको जो कैश कलेक्ट हुआ होगा उसको क्या करना चाहिए, मैच कर लेना चाहिए कि सही तरीके से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपने जो पहली बार मूवी लगती है, जैसे मान लो हम लोग जब जाते थे, जब मैं प्रोडक्शन देखता था, हमारे को बहुत सारे टाइम पे क्या मिलते थे, फ्री पासेस मिलते थे। सर आपने इसके अंदर ये करा, ये फ्री पासेस, तो हमारे को फ्री पासेस मिलते थे, आगे की सीट मिलती थी। ठीक है, पीछे की सीट क्यों नहीं देते थे हमारे जैसे को, क्योंकि हम कहते थे सर तुम तो फ्री देख रहे हो ना, तुम आगे बैठ के देख लो, पीछे बैठ के लोग देखेंगे जिन्होंने पैसा खर्च किया है। तो अब इस बात है, तुम्हारे
को यूजुअली फ्री पासेस वालों को कहाँ बिठाया जाता है, यूजुअली आगे बिठाया जाता है, ठीक है। एक तो हमसे मूवी बनवाते हैं, फिर हमें भी आगे बिठा देते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें आगे बैठना पड़ता है, फ्री पास मिलता है। फ्री पास का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है, आपको ना तो उसके पैसे मिलेंगे ना ही उसकी टिकट कटेगी, राइट। लेकिन उतने फ्री पासेस आपके पास होने चाहिए जो दिखाएं आपके थिएटर के अंदर नंबर ऑफ सीट्स है 90 में से आपने 10 फ्री पास इशू करे होंगे तो 80 ही टिकट कट सकती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने टिकट भी 90 काट दी और 10 फ्री पास भी शो कर रखे हैं। इसलिए आपको उसका क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है और इशूड बाय द प्रॉपर अथॉरिटी। और ऐसे कोई नॉर्मल बंदा आके फ्री पास नहीं दे सकता आपको, आपको वहां पे अथॉरिटी होगी वहां पे, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप देखोगे इसके ऊपर भी क्या होता है, टैक्स कलेक्ट होता है। तो आप क्या करते हो, इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट होता है, आपको ध्यान में रखना है कि आपने सही तरीके से टैक्स कलेक्ट कराओ और अपने रिटर्न के अंदर क्या करते हो, उसे फाइल भी कर दिया हो, तो ये भी करना पड़ेगा। उसके अंदर आप बाउच क्या कर सकते हो, एंटर जितने भी टिकट होल्ड होते हैं जो कैश कलेक्ट होता है आप उसे डेली स्टेटमेंट मेंटेन कर लेते हो उसकी, और एक बार क्या कर लेते हो, जाने से पहले गिन लेते हो। जैसे वैसे बैंक्स में होता है, जैसे पूरा पूरा बैंक क्या होता है, बैंक बंद होने के बाद जो दिखाते हैं, बैंक बंद हो गया 4 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद, तो वहां पे 1 घंटा बैंक खुला रहता है। क्यों, कैश कलेक्ट कर रहे होते हैं, कितना कैश आज का जमा हुआ, टोटल टैली कर रहे होते हैं, मैच कर रहे होते हैं बुक्स के साथ सब कुछ, तो वो करने का काम ये भी लोग भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब सिर्फ इतना से पैसा तो नहीं कमाता होगा क्लब, अब चलो सिनेमा हॉल के अंदर और कहां से पैसा आता है, एडवर्टाइजमेंट से बहुत पैसा आता है, ट्रेलर आधा घंटा तो ट्रेलर दिखाने में पूरा टाइम खराब कर देते हैं हमारा। मूवी होती है 11:15 की, मैं रात का शो देखने जाता हूँ 11:35 में तो शुरू होती है बेचारी, तो उसका अंदर क्या है, तो ट्रेलर आपका क्या आता है, बहुत सारा पैसा आता है, रजिस्टर करते हो स्लाइड, कैसे पैसा आता है कभी किसी ने सोचा है। पहले क्या होता है, रेफरेंस होता है कि आपने कितनी स्लाइड्स लेनी है, एक मूवी के अंदर आप कितनी स्लाइड लेना चाहते हो, कितने सेकंड की स्लाइड लेना चाहते हो, तो वो भी बताओ। रेकरिंग स्लाइड लेना चाहते हो, एक बार स्लाइड लेना चाहते हो, ये भी बताओ। तो इस तरीके से पैसा होता है। जब हम चलवाते थे तो क्या करते थे, हम रजिस्टर ऑफ स्लाइड करते थे, भाई मेरे को 5 स्लाइड बुक कर दे मेरी आज की, तो मतलब 5 शो के अंदर मैं चलवाना चाहूंगा, एक शो के अंदर 2 बार चलवाना चाहूंगा। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता था, बताना पड़ता था उनको। तो वो क्या होता है, हमें उसका एक एग्रीमेंट रेडी होता है, ठीक है सर मैं आपको 1 महीने तक या फिर अगले 2 मूवीज तक, अगले 2 वीक्स तक मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी 5 स्लाइड पर डे के हिसाब से बुकिंग कर रहा हूँ, इतने की अमाउंट आपकी बन गई है, लाइए जमा करवा दीजिए। हम वीकली बेसिस पे पेमेंट करते थे, पहले 50% देते थे, 1 वीक तक चलती थी, फिर 50% देते थे, नेक्स्ट वीक तक चलती थी। तो इस तरीके से अगर हमें लगता था रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फर्स्ट वीक के बाद पैसे नहीं देते थे, तो एग्रीमेंट वहीं पे कैंसिल हो जाता था। ऐसे चलता है। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर कहां पे करेगा वो, अब देखो पैसा आएगा जो हमारे एडवर्टाइजमेंट से आप कमाओगे भी, लेकिन उसके ऊपर आपको खर्चना भी पड़ेगा क्योंकि आपको उसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लेने पड़ते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट पे करोगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे करोगे, पर्दा फट गया तो आपको सही करना पड़ेगा। नो पार्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज्ड, और ये सारा का सारा खर्चा आपका कैपिटलाइज नहीं होता है, आपका रेकरिंग, आपका धंधा उस चीज से चलता है भाई, तो आपका रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, ध्यान में रखना। कैपिटलाइज नहीं करेंगे एडवर्टाइजमेंट वगैरह, रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, आने वाले चलते रहते हो, उससे आप क्या करते हो, पैसा भरते रहते हो, पैसा निकालते रहते हो। तो एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा भी रहे हो, एडवर्टाइजमेंट पैसा लगा भी रहे हो, तो रेकरिंग नेचर की चीज है ये, ठीक है। और आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस यहाँ पे कॉमन है, आपको अच्छा काम करने के लिए करनी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन तो मशीनरी पे लगती ही लगती है, हर जगह पे डेप्रिसिएशन लगेगी लगेगी, ये भी हो गया। उसके बाद कोई और पॉइंट आपका, ठीक है ना। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह होते हैं, उनको एडवांसेस वगैरह भी जाते हैं, ये वाला पॉइंट वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब उसके बाद आता है वहां पे आप क्या खोल के बैठे हो, इतना बड़ा आपने रेस्टोरेंट इनकम खोल रखी है, बहुत सारे के अंदर रेस्टोरेंट्स होते हैं, वरना हम लोगों ने देखा ही है वहां पे 1100 रुपए की क्या होती है कोल्ड ड्रिंक प्लस हमारे वो कढ़ाते हैं हमारे को पॉपकॉर्न से, ठीक है ना। तो ये वाला रेट भी आपको बहुत जगह पे दिल्ली, यहाँ पे आप आओगे कभी गुड़गांव में देखना, मैं दिखाऊंगा आपको, मूवी की टिकट सस्ती होती है पर ये महंगा होता है, तो दिस इज नॉर्मल। तो आपको वो भी देखनी है कि आपने वो सही तरीके से करी है, और क्या इसके ऊपर भी कहानी होती है क्या कि क्या ये इधर फिक्स सम और परसेंटेज ले रहे हो या आप किस तरीके से ले रहे हो, वो भी डिटरमाइन करना पड़ता है कि भाई आप कैसे चार्ज कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स का, फूड स्टफ्स का, किस बेसिस पे ले रहे हो। देखो इनको कोई बेसिस प्रूव नहीं करना होता, इनको नहीं बोला होता कि एमआरपी पे बेचना है, एमआरपी से ज्यादा बेच सकते हैं, इनको अलाउड होता है, बट उसके बाद ही बेसिस होता है फिक्स, कितना सम ऑफ फिक्स है कि भाई हमने इसका इतना खर्चा निकालना है तो इसमें से हमने डिवाइड कर दिया, इसलिए हमारी इस अमाउंट की इतनी अमाउंट आ रही है, किस तरीके से आपने इसको क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, वो भी आपको हमें बताना पड़ता है। तो ये मेरा क्या आता है, ये मेरा आता है क्या, सिनेमा हॉल। तो सिनेमा हॉल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टिकट। सबसे इंपॉर्टेंट पहले सबसे स्टार्ट सबसे इंपॉर्टेंट से करना है। यूनिवर्सिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे पेशेंट, क्लब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे मेंबर्स, ठीक है ना। तो अब हमारे सिनेमा हॉल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टिकट्स। तो टिकट्स सही तरीके से पहले नंबर पे टिकट्स के 2 पॉइंट लिख देना, फिर जो स्टेटमेंट होगी वो मैच करनी चाहिए, फ्री पासेस के बारे में लिखाना, फ्री पासेस के बारे में लिखाओगे तो उसके बाद आप डेली स्टेटमेंट टैली करनी चाहिए, बैंक वाला हिसाब याद रखना, टैक्स जो भी कलेक्ट करोगे सही तरीके से रिटर्न कर देना, और सोचना कहां से पैसा कमाता है, एडवर्टाइजमेंट से कमाता होगा, रेस्टोरेंट इनकम से कमाता होगा, फिक्स एसेट रखता होगा तो डेप्रिसिएशन भी देता होगा, तो ये सारा काम कर लेना। बाकी एक्सपेंडिचर भी करता हो, कहां पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस लगती होगी, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट लगते होंगे, ठीक है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस देता होगा, बहुत सारे खर्चे करता है भाई, स्टाफ रखता होगा, तो ये सारे खर्चे भी करता होगा, तो ये सारा खर्चा बना के हमारा क्या बच जाएगा, ऑडिट ऑफ सिनेमा हॉल्स। यस नो, यस यस नो, हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. डन डन, Yes, sir. Done. गुड 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 गुड। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कौन सा करें, होटल्स भी कर लेते हैं कवर, आइए इसको भी मार्क करके चलेंगे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पेपर में काफी बार होटल्स पे क्वेश्चन आ जाता है। चलिए
सर वहां पे भी इंटरनल कंट्रोल की बात करी थी, यहाँ पे भी इंटरनल कंट्रोल की बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी यार। होटल्स हैं, आपके पास कौन आ रहे होंगे, होटल्स के अंदर आपके पास कस्टमर्स आ रहे होंगे, होटल्स के अंदर कमरा लेने के लिए लोग आ रहे होंगे, तो आपको देखना पड़ेगा होटल्स के अंदर आज का बिल कितना कटा, कितने लोग आए, उतने कमरे चढ़े या नहीं चढ़े, काउंटर फाइल्स आपने काटा या नहीं काटा, रजिस्टर मेंटेन कर रहे होगे, बिल्कुल कर रहे होगे। आप होटल के अंदर जाते हो सबसे पहले अभी कहाँ एंट्री कराई जाती है, रजिस्टर के अंदर साइन कर दीजिए, एड्रेस लिख दीजिए, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो, कितने बजे आए हो, सब कुछ रिकॉर्ड होता है या नहीं होता। उसके अगेंस्ट पे आपके क्या लेता है, डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ लेता है या नहीं लेता, बिल्कुल लेता होगा, है ना। तो वो सारा काम को क्या करना पड़ता है, वो सारा काम इंटरनल कंट्रोल है। तो आपको क्या करना है, पहले नंबर पे आपको इंटरनल कंट्रोल के बारे में लिखना है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम क्या आती है होटल के अंदर, द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट बी अंडरमाइंड। आपको आप इंटरनल कंट्रोल सही तरीके से फॉलो नहीं करते क्योंकि बहुत सारे चेक्स हैं, तो इसलिए वो प्रॉब्लम आती है। तो ऑर्डर को देखना है कि वो प्रॉब्लम मिनिमाइज होनी चाहिए, कम से कम एग्जिस्ट करती हो जहां मैं जा रहा हूं। हो सकती है हो, क्योंकि बहुत सारे चेक्स हैं, लेकिन एटलीस्ट वो किस लेवल पे हो, अच्छे लेवल पे हो, मतलब सही तरीके से हो रही हो। अब रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट क्या आती है, टू इंट्रोड्यूस कंट्रोल व्हिच विल मिनिमाइज द लीकेज एज फार एज द पॉसिबल। लीकेज वगैरह हो सकती है, ठीक है, बहुत सारे एरियाज के अंदर, क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, स्टाफ इन्वॉल्व होता है, हर कोई बंदा सही तरीके से काम कर रहा होगा जरूरी तो नहीं है, ठीक है, तो वो भी देखना पड़ेगा हमारे को। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रिपरेशन ऑफ द रेगुलर वीकली परहैप्स वीकली ट्रेडिंग अकाउंट्स फॉर एन सेल पॉइंट ऑफ दैट, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्टिंग प्रॉफिट एनी डेविएशन एंटिसिपेटेड, जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने जो हमारे इंटरनल कंट्रोल वाले पॉइंट थे वो पूरे के पूरे हमारे कि सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल जितनी भी एंट्रीज होती है, रजिस्टर मेंटेन होता है और सारी कस्टमर्स की बात करनी है, वो सारा का सारा हमारे क्या आ जाएगा, इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर चेक आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक जो वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं। वो क्या वर्ड है, केओटी। तो ऑर्डर क्या करना पड़ता है, ऑर्डर शुड वेरीफाई अ फ्यू रेस्टोरेंट बिल्स बाय रेफरेंस टू द केओटीज, किचन ऑर्डर टिकट। आपकी क्या करती है, जब भी आपका कोई किचन अगर फोन करते हो 9 नंबर के ऊपर, सर रिसेप्शन में फोन मंगा देना, तो जैसे आप रिसेप्शन पे फोन मिलाते हो तो वहां पे क्या करता है, सर मुझे एक खाने का ऑर्डर देना था, जो जैसे आप खाने का ऑर्डर देते हो वहां पे आपके केओटी रजिस्टर हो जाता है, किचन ऑर्डर टिकट रेडी हो जाती है। वो टिकट कहाँ पे जाती है, रेस्टोरेंट के पास जाती है। वो रेस्टोरेंट क्या करता है, या फिर आप कभी कभी डायरेक्टली रेस्टोरेंट का नंबर भी दे रखा होता है, 4 नंबर पे रेस्टोरेंट है, 9 नंबर पे रिसेप्शन है, तो आप डायरेक्टली अगर आप किसको फोन करोगे, किचन को फोन करोगे, तो किचन क्या करेगी, आपके नाम पे केओटी रेज कर देगी और आगे भेज देगी रिसेप्शन पे कि सर इस बंदे का ये ऑर्डर आया, ये उसकी केओटी है, उसके साथ को मैच करना है कि उतना पैसा आपने जनरेट करा या नहीं करा। तो इसलिए अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, याद आ रहा तो बढ़िया, नहीं आता कोई बात नहीं। तो केओटी के बेसिस पे क्या होते हैं, ऑर्डर्स बुक होते हैं। अब उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्सेस वगैरह भी कलेक्ट करते हैं होटल्स वगैरह बहुत सारे, ठीक है, इनके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस वगैरह लगते हैं, तो आपको सही तरीके से टैक्सेस क्या करने हैं, कलेक्ट भी करने हैं और प्रॉपर तरीके से उसको सबमिट भी करना पड़ेगा ओवर टू द प्रॉपर अथॉरिटीज। आपको अथॉरिटीज को प्रॉपर तरीके से देना भी पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया, आपको ग्रॉस मार्जिन वगैरह इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है करने की, बस इतना पॉइंट बन जाएगा। हाँ, तो ये वाला पहला पॉइंट क्या था हमारा, इंटरनल कंट्रोल्स वाला पहला पॉइंट था। इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर हमने क्या बात करी, कस्टमर की बात करी, कंट्रोल के अंदर उनके रजिस्टर की बात करी, किचन की बात करी, किचन के अंदर कैसे कंट्रोल मेंटेन कर पाओगे, केओटी काटोगे तो आपके पास हमेशा ट्रैक रहेगा कितने ऑर्डर्स बुक हुए और कितना पैसा जनरेट करा आपने, और उसके बाद आपने जो भी टैक्सेस वगैरह होंगे आपको सही तरीके से ध्यान में रखना है कि आप सही तरीके से कलेक्ट करो, सही तरीके से पे करो। इतना काम हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं, रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग्स। अब क्या हो रही है, रूम चढ़ रहा है जी, रूम की सेल हो रही है और हॉल की बुकिंग्स हो रही हैं। अब एक होटल है जिसके अंदर बहुत सारे बैंक्वेट हॉल्स भी हैं और रूम्स भी हैं, तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना है, ऑर्डर को ध्यान में रखना पड़ेगा किन किन चीजों का। द चार्ज ऑफ द रूम्स, द रूम सेल्स इज नॉर्मली पोस्टेड टू द गेस्ट बिल्स, तो जो चार्जेस वगैरह होंगे वो प्रॉपर तरीके से दिखने चाहिए गेस्ट बिल्स को बाय द रिसेप्शनिस्ट बताना चाहिए उसको कि हाँ भाई कितने का कमरा मिलेगा, कौन सा कमरा किस रेट का है, लार्ज होटल्स कौन से होते हैं, छोटे कमरे कौन से हैं, बड़े कमरे कौन से, डीलक्स रूम्स, ये रूम्स वो रूम्स, उसके बारे में आपके पास क्लियर क्या होनी चाहिए, पिक्चर होनी चाहिए, आप सही तरीके से बता रहे होनी चाहिए और अपने करेक्ट चार्जेस क्या करने हैं उससे चार्ज करने हैं। To ensure that the correct number of guests, ensure that the correct number of guests are charged for the correct period। तो correct number of guests, जितने नंबर के गेस्ट थे, अगर मान लीजिए 2 बंदे आए थे रहने के लिए तो 2 बंदों का ही बिल काटना है, उसके अंदर आपने 3 बंदे या 4 बंदे नहीं रुकवाने हैं, अगर रुकवाने हैं तो उनके एक्स्ट्रा बेडिंग के चार्जेस लेने हैं। ये सारा कुछ क्या करा जाता है, बताया जाता है। और एक स्टैंडर्ड रूम रेट होता है हमेशा, जिनके बाद अगर आप देखोगे तो ये यूजुअली आपको आजकल की होटल्स में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, देखो चोरी करना भी यहीं से सीखा जाता है। अब स्टैंडर्ड रूम के रेट्स होते हैं। अब आप देख रहे हो भाई सैटरडे नाइट आ रही है, आप कोई स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करोगे, ठीक है ना, आप बोलोगे यार कमरे नहीं चढ़ रहे, हाँ भाई कमरा चढ़ा दो, बढ़ा दो रेट को थोड़ा सा। पता है आपको कि भाई सैटरडे नाइट आ रही है, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं। अब जैसे ये मनाली वगैरह में जाओगे, मसूरी में जाओगे, क्या होता है सैटरडे संडे के रेट बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, स्टैंडर्ड रूम रेट थोड़ी लेते हैं फिर वो, पर उनका वही है, वो उनका पैसा उन्होंने वहां से कमाना है, तो फिर वो अगले वो तो करेंगे। तो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कब कब रेट बढ़े, क्यों रेट बढ़े, कितने रेट बढ़ाएगा, क्या फिर भी लिमिट में बढ़ाएगा या ओवर लिमिट ही चला गया। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ओवर बुक्ड होगी है सिटी, तो फिर रेट बढ़ा भी दोगे, कोई आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ऑर्डर को क्या करना पड़ता है, ये भी चेक करना पड़ता है। फिर मैनी होटल के हाउसकीपर प्रिपेयर्स द डेली रिपोर्ट फॉर द रूम्स। अब क्या होता है, हाउसकीपर अगर आप जैसे मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो वहां पे बहुत सारे हाउसकीपर्स हैं जो क्या करते हैं, एक अपना एक पर्चा रखे जाते हैं जो उन्होंने वॉशरूम में पीछे डोर के पीछे लगा रखा होता है, बताते हैं मैंने कितनी बार मेरी क्लीनिंग हो गई है, मैंने रूम में कौन से रूम को साफ कर दिया, उनके ट्रैक्स होते हैं, वो टिक मारते जाते हैं, ये वाला मैंने इतने बजे कर दिया, हाँ मैंने इतने बजे भी कर दिया, मैंने इतने। तो हाउसकीपर क्या करते हैं, डेली रिपोर्ट बनाते हैं रूम्स की, ठीक है ना, ऑक्यूपाइड कौन से थे, प्रीवियस नाइट को कौन सा था, आज मैंने कौन सा साफ किया, कल आज को कौन सा चढ़ेगा, तो इन सारे के चलेगा ना, बेड्स कैप्ट इन ईच रूम, कितने बेड कैप्ट थे, तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड कौन करके चलते हैं,
हाउसकीपर एक रिपोर्ट मांगे चलते हैं, तो वो आप रिपोर्ट भी क्या करते हैं, ऑडिटर क्या कर सकता है, ले सकता है। द ऑडिटर शुड इंश्योर दैट द प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ द ऑक्यूपेंसी इन प्रोग्रेस एट द बैलेंस शीट डेट इज मेड एंड इंक्लूड इन द अकाउंट्स। तो प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि आपको ऑक्यूपेंसी इन प्रोग्रेस, कि भाई कितनी ऑक्यूपेंसी एक्चुअली है उसी की वैल्यूएशन दिखनी चाहिए। ठीक है, जितने 31 मार्च 2013 को होटल में जितनी टोटल ऑक्यूपेंसी थी उस हिसाब से जो वैल्यूएशन बनती है, उस हिसाब से आपकी बैलेंस शीट के अंदर वो क्या आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए कि हाँ सर इतने लोग आए थे इस साल के अंदर, इस साल के अंदर इतने हमारे कमरे चढ़े, ये वाले चढ़े, ये वाले चढ़े, इस टाइम पे हमारा ये स्टैंडर्ड रेट फॉलो हो रहा था क्योंकि गर्मियों का टाइम था, बहुत लोग आते नहीं थे, इस टाइम पे हमारा पीक सीजन था तो हमारी इतनी अमाउंट थी, टोटल मिला के एक वैल्यूएशन होती है और आपकी बैलेंस शीट वो प्रॉपर दिखानी चाहिए। तो आपके पास प्रॉपर उसी का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो जितने भी रूम की सेल्स करोगे, बुकिंग्स करोगे, आप उसको प्रॉपर तरीके से क्या करके चलना है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके चलना है। तो यहाँ पे एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन फॉर द बुकिंग ऑफ ऑल एंड अदर प्रीमाइसेस। स्पेशल पार्टीज वगैरह के लिए कर रहे हो, अलग अलग रेट वाइज अलग अलग बुक करके चलिए। इन्वेंटरीज, होटल्स को तो बहुत इन्वेंटरी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, आपको पूरी की पूरी किचन चलानी है, आपको इन्वेंटरी लानी पड़ेगी, फूड एंड बेवरेजेस आपको रखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो मार्क कर लो बस यही वाला पॉइंट, फूड एंड बेवरेजेस आपको रखनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके साथ इन्वेंटरी शुड बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड फॉर एनेबल कंट्रोल, आपको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करके चलनी है पूरी की पूरी इन्वेंटरी। ठीक है, ऑडिटर आउटर जो डॉक्यूमेंट, ठीक है, जहां लार्ज इन्वेंटरी हेल्प शुड बी केप्ट लॉक, जहां पे भी लार्ज इन्वेंटरी पड़ी होगी आप उसको लॉक करके चलोगे। कोई अनऑथराइज पर्सन नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही उसी को कर सकता है। ठीक है, जो चेक इन वगैरह करेगा वहां पे। उसके बाद ठीक है ना, उसकी भी आपको वैल्यूएशन क्या दिखानी पड़ेगी, बैलेंस शीट के अंदर, ईयर एंड के अंदर आपको इन्वेंटरी की प्रॉपर तरीके से देखनी है कि वैल्यूएशन सही वगैरह आ रही हो नहीं आ रही हो। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कंसीडर अटेंडिंग द फिजिकल इन्वेंटरी टेकिंग, वही वाला 501 वाला, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो हाँ भाई कितनी इन्वेंटरी आई थी, कैसे आई थी, और आप सर्टेन क्या कर सकते हो कि उनका प्राइसिंग एंड कैलकुलेशन टेस्ट सही है या नहीं है, वो सही तरीके से प्राइस कैलकुलेट करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी आप चेक कर सकते हो। मतलब इसके अंदर जितना भी आपको पॉइंट मिलेगा याद आएगा उतना आप लिखाना, इन्वेंटरी के अंदर बहुत आपके पास इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है। फिर एक कौन से होते हैं, फिक्स एसेट होते हैं। अब एसेट होंगे तो डेप्रिसिएशन होगी, यहीं पे लिखाना, आपको ध्यान से चेक करना है क्या प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द फिक्स्ड एसेट सही तरीके से होनी चाहिए होटल्स की। ठीक है, और इन्वेंटरी आइटम्स का कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फिक्स्ड एसेट अलग होंगे, इन्वेंटरी अलग होगी, करंट एसेट और उनको अलग अलग रखना। और कॉस्ट ऑफ द रिपेयर्स वगैरह भी लग रही होगी, माइनर रेनोवेशन वगैरह भी हो रही होगी, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, ये भी ध्यान में रखना है। उसको क्या नहीं बनाएंगे, कैपिटलाइज नहीं करेंगे। हाँ, मेजर ऑल्टरेशन वगैरह करी होंगी तो उनको क्या करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए। अगर बिल्डिंग के ऊपर कुछ मेजर मेजर हुआ है तो बिल्डिंग बनेगी, एक नया फ्लोर बनाओगे तो ऑब्वियसली कैपिटलाइज होगा। छोटा मोटा चेंज करोगे, व्हाइट वॉश वगैरह करा रहे हो, 2-3 फ्लोर की, 2-3 कुछ की तो रूम्स की, तो क्या नहीं होगा, वो कैपिटलाइज नहीं होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो फिक्स एसेट का रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इन्वेंटरी डेप्रिसिएशन सही तरीके से कैलकुलेट हुई होनी चाहिए, और उसको अपने प्रॉपर तरीके से देखना है कि कोई भी रेनोवेशन वगैरह का एक्सपेंडिचर वगैरह सही तरीके से कैपिटलाइज हुआ या नहीं हुआ। अब इसके अंदर आप कैजुअल लेबर को लेके आते हो तो बिल्कुल आप लेके आते हैं, कैजुअल लेबर आती है, मतलब होटल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। तो कैजुअल लेबर कौन सी होती है, बताओगे? तो सर जैसे हम कहीं वो मंदिर वगैरह में नहीं जाते, वहां पे वो खड़े नहीं होते आगे की, ये ले लो हाँ, आ जाओ आ जाओ, वो। 500 रुपए कमरा, 500 रुपए कमरा, 500 रुपए कमरा, दिला दो वही वाले। ठीक है, तो वही वाले बंदे हैं जो आपको क्या करते हैं, हर जगह पे पकड़ लेते हैं, सर रूम चाहिए, सर रूम चाहिए, सर रूम चाहिए, ये वो वाले लोग होते हैं। तो इनका क्या होता है, इनकी कमीशन बंधी हुई होती है कि एक रूम लेके आएगा तो अगर तूने 1000 रुपए का कमरा चलाया तो तेरे 200 रुपए कर देंगे। तो इस तरीके से, तो वो क्या है, हमारी कैजुअल लेबर है। तो वो कैजुअल लेबर क्या है, रोज का आना जाना है, उनका आप रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर सकते, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर को ध्यान में रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन फॉर सच वेज पेमेंट्स आर फ्रीक्वेंटली इनएडिक्वेट। वो इनएडिक्वेट होती है, आपको किसको कितने दे रहे हो, तो इस हिसाब से भी उनका क्या होना चाहिए, ट्राई करना है कि उनका भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए। मैनेजमेंट से आप पूछ, मतलब होटल वालों से आप पूछोगे कि भाई आप किस तरीके से उसको डील करते हो, किस तरीके से आप रिकॉर्ड करते हो, कितना वैसा है, कितना पैसा गया, तो बता देते हैं सर अब देखो इतना हमारा स्टैंडर्ड रूम का रेट सेट है, अगर स्टैंडर्ड रूम हमारा 1500 का चढ़ता है हम 300 रुपए देते हैं, सिंपल सी बात है, हम 1200 में कमरा बुक करते हैं अपना। तो इस तरीके से हम लोग करके चलते हैं। तो अगर अब ऐसा है तो मुझे देखना पड़ेगा कंट्रोल्स कैसे मैनेजमेंट ने लगा रखे हैं उसके ऊपर। उसके बाद ट्रैवल एजेंट एंड शॉप, अब आपने क्या करें, क्योंकि अब होटल है तो आपके ट्रैवल एजेंट्स भी होंगे जो आपके होटल को बुक कराते होंगे। ठीक है ना, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, तो उनके साथ आपकी किस तरीके से डीलिंग है, क्या कमीशन वगैरह बुक करते हो ट्रैवल एजेंट के साथ, आपका क्या एग्रीमेंट है, वो सब कुछ क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और उसके हिसाब से क्रेडिट हो रहा है, उसके हिसाब से बुकिंग वगैरह आ रही है और क्रेडिट वगैरह जा रहा है या नहीं जा रहा, आप क्या कर लोगे, चेक कर लोगे। और शॉप्स वगैरह के साथ भी आपका हो सकता है कि भाई प्लास की बाहर की 5 शॉप है जो बिल्कुल मेन मंदिर के बाहर है, जो आपको प्रसाद वगैरह देती है, उनका उन सबका आप पूछोगे तो कभी कभी आप जाओगे तो एक ही होटल होता है, वो एक ही होटल का नाम लेंगे, सर अपने होटल में यहाँ चले जाओ, यहाँ चले सर, अगली गली का राइट, अगली गली का राइट, सब एक ही जगह बता रहे होंगे। तो उनका क्या होता है, उनकी कमीशन बंदी हुई होती है। तो इसी तरीके से क्या चलता है, हमारा होटल चलते हैं। सर कौन कौन सा पॉइंट लिखना है, सबसे पहले सर होटल्स के अंदर क्या है, कस्टमर वगैरह इंटरनल कंट्रोल के ऊपर चले जाना, इंटरनल चेक के ऊपर चलना, रजिस्टर का पॉइंट लिखना, रजिस्टर के पॉइंट में लिखना कि जो हमारे जो भी कस्टमर्स आते होंगे उनके बेसिस पे उनका जो भी होता होगा उनकी रिकॉर्डिंग होती होगी, सही तरीके से उनका चेकिंग होती है उनकी, चेक इन के बेसिस पे पॉइंट लिख देना, इंटरनल कंट्रोल में प्रॉपर तरीके से चेक इन होती है, रजिस्टर मेंटेन होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, ये वाला हमारा इंटरनल चेक हो गया। दूसरा, जो भी वो किचन ऑर्डर वगैरह बुक करते हैं उसके लिए केओटी साइन होता है, केओटी का किचन ऑर्डर टिकट बनती है उनकी, ये हो गया। तीसरा, टैक्सेस वगैरह जो भी होते हैं होटल्स के अंदर बहुत सारे लगते हैं, उसको प्रॉपर अथॉरिटी तक पहुंच जाने चाहिए, ये मुझे चेक करना
करना है। फिर रूम्स की जो बुकिंग्स होती हैं, हॉल की जो बुकिंग्स होती हैं, वो प्रॉपर तरीके से मुझे बतानी पड़ेंगी। इन्वेंटरी आ गया, उसके बाद इन्वेंटरी के बाद क्या आ गया, फिक्स्ड एसेट आ गया, फिक्स्ड एसेट के बाद आ गया ये जो आने जाने वाले लोग, कैजुअल लेबर वाले लोग हो गए, और ट्रैवल एजेंट। तो ट्रैवल एजेंट वाला पॉइंट याद रख लेना, इसी के अंदर मर्ज कर देना ट्रैवल एजेंट शॉप्स प्लस वो जो हो जाते हैं हमारे कौन वाले, कैजुअल लेबर्स। ये एक ही पॉइंट में बन जाएगा। कैजुअल लेबर को आप क्या देते हो, इनको फिक्स इनकम मिलती है, फिक्स अमाउंट होता है इनका। ट्रैवल एजेंट और शॉप को क्या देते हो, कमीशन देते हो 5%, जैसे भी कुछ भी लगा लो, मतलब तो आपकी कमीशन हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका मर्ज होके एक पॉइंट बन जाएगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो जाता है, यहाँ पे हमारा टॉपिक वो भी खत्म हो जाता है। तो आई गेस हमारे आज के ये वाले टॉपिक इनफ हैं, इसको यहीं पे करते हैं।